राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो पति पत्नी और एक बेवफाई के धागे से बुनी है। इस कहानी ने एक हंसते खेलते घर को तबाह कर दिया और एक मासूम बेटे को भी अपनी बलि देनी पड़ी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रामनगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका नाम था धनीराम। धनीराम जी बहुत ही अमीर और इज्जतदार इंसान थे। जो भी जरूरतमंद उनके पास आता वे उसकी मदद करना अपना फर्ज समझते थे। उनका एक ही बेटा था जो इतना खूबसूरत और नटखट था कि बस क्या बताए। हर किसी की नजर उसी पर टिकी रहती थी। जो एक बार उसे देख लेता तो देखता ही रह जाता था। पूरे रामनगर में सब लोग सेठ जी की इज्जत करते थे। उनकी पत्नी भी, जिनका नाम शारदा था, बहुत ही धर्म कर्म वाली महिला थी। उनके दरवाजे से कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। प्रभु की अनुकंपा से पुत्र का सुख पाकर वह पूर्णतः संतुष्ट थे। उनके घर में समृद्धि का आलम था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कामकाज के लिए कई सेवक सेविकाएं नियुक्त थी। रसोई का कार्य संभालने के लिए मदन नामक रसोइया था जो हर समय मेहमानों की आवभगत में जुटा रहता। घर की सफाई का जिम्मा शांति पर था, जो झाड़ू पोंछा करने के साथ साथ बर्तनों का काम भी निपटाती थी। कपड़ों की धुलाई और इस्त्री के लिए गोपी धोबी आता था, जबकि मंगू घर के छोटे मोटे काम संभालता था। इन सेवकों का घर में लगातार आना जाना लगा रहता था। मोहल्ले के सुधीर और कुन्नाल नामक दो बालक थे जो अक्सर उस बच्चे ऋषु के साथ खेलने घर आते। ऋषु सेठ जी का इकलौता बेटा था जिसे सभी प्यार से पुकारते थे। कुणाल हमेशा चॉकलेट लाकर ऋषु को देता। दोनों ही लगभग 12 वर्ष के हमउम्र बच्चे थे और धनीराम जी के प्रिय थे, जो उन्हें पुत्रवत स्नेह करते थे, क्योंकि लंबी प्रतीक्षा के बाद उन्हें अपना खुद का पुत्र मिला था। यही कारण था कि उनकी हर छोटी बड़ी मांग पूरी की जाती। धनीराम जी उन्हें निराश नहीं करते थे। अक्सर 5-10 रुपए देकर खुश कर देते, परंतु कभी कभी अधिक मांगने पर उन्हें थोड़ा फटकार भी देते थे। धनीराम जी के यहाँ रोजाना कोई न कोई कुछ काम या इच्छाएं लेकर आ जाता था। चाहे वह मदन महाराज हों जो खाना बनाने का काम करते थे, शांतिबाई जो खेतों में मेहनत करती थी, गोपी धोबी जो कपड़े धोता और इस्त्री करता था, या फिर मंगू नाई। सबके मन में यह भरोसा था कि गांव में धनीराम जी के सिवा कोई और उनकी मांग पूरी नहीं कर सकता। उनके मन में जो भी चाह होती वे धनीराम जी से कह डालते और हर बार उन्हें निराश नहीं होना पड़ता। धनीराम जी दिल के बड़े उदार थे। हर कोई जानता था कि उनके स्वभाव में एक ही कमी थी, गुस्से में आकर वे कई बार कड़वी बातें कह जाते थे। लोग उनसे डरते तो थे, परंतु मुंह नहीं खोलते, क्योंकि वे जानते थे कि वह मदद का सबसे भरोसेमंद सहारा है। जैसे किसी दुधारू गाय पर डंडा नहीं चलाया जा सकता, वैसे ही धनीराम जी का रुतबा था। वह रोजमर्रा का काम ऐसे ही चलता रहा। सब अपने कामों में लगे रहे और जिंदगी अपने ढर्रे पर चल रही थी। तभी अचानक एक दिन सुबह के लगभग 10 बजे रीसू घर से गायब हो गया। उसकी माँ ने उसे नहलाकर तैयार किया था, लेकिन जब खोजा तो वह कहीं नहीं मिला। शारदा ने रीसू को एक खिलौना देकर आंगन में बैठा दिया था और खुद कमरे में काम करने चली गई थी। कुछ देर बाद जब बाहर आई तो देखा कि रीसू आंगन से नदारद था। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा, हर कोना छान मारा, लेकिन रीसू का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच सेठ धनीराम की पत्नी शारदा की हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। उधर धनीराम जी दुकान पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें खबर मिली कि रीसू गायब है, वह सब कुछ छोड़कर भागे भागे घर पहुंचे। उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की, आसपास के हर घर का दरवाजा खटखटाया, परंतु कहीं से भी रीसू का कोई अता पता नहीं चल पाया। आंगन में उसके खिलौने और सामान यूं ही बिखरे पड़े थे जैसे वह पल भर पहले ही खेल रहा हो। मोहल्ले के सभी लोग यह सोचकर परेशान थे कि मासूम बालक आखिर गया तो कहां गया। करीब 2-3 घंटे की तलाश के बाद जब किसी को उसका कोई निशान नहीं मिला तो पुलिस को बुलाना ही एकमात्र विकल्प समझा गया। मोहल्ले के एक दबंग युवक ने पुलिस को घटना की संपूर्ण जानकारी दी। यह मामला एक प्रतिष्ठित परिवार का था, इसलिए पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और मात्र 10 मिनट में धनीराम जी के घर पहुंच गई।
2 वर्षीय रीसू के अचानक लापता हो जाने के मामले को अपहरण का संदेह मानते हुए पुलिस ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने हर दिशा से वीडियो बनाना शुरू किया और एक एक वस्तु का बारीकी से निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी, हर छोटी छोटी बात को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, साथ ही वह लोगों से पूछताछ भी कर रही थी। इसके बाद इंस्पेक्टर ने भीड़ से निवेदन किया कि वे अपने अपने घर लौट जाएं, ताकि जांच में कोई बाधा न आए। इंस्पेक्टर ने धनीराम जी से पूछा, आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और कौन लोग नियमित रूप से आपके घर आते जाते हैं? कृपया हमें विस्तार से बताइए। इस पर सेठ जी ने कहा, सरकार, हमारे परिवार में केवल हम दोनों पति पत्नी और हमारा बेटा रीसू है। हमारे यहाँ वर्षों से मदन रसोई का जिम्मा संभाल रहे हैं। शांताबाई रोज झाड़ू पोंछा का काम करती है और गोपी धोबी प्रतिदिन कपड़े लेने आता है। मंगू नाई भी अक्सर हमारे घर की सेवा में जुटा रहता है। इन सभी का हमारे जीवन में गहरा योगदान रहा है और हम पर विश्वास है कि ये सभी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उन पर संदेह करना अनुचित है। इस पर इंस्पेक्टर बोले, सेठ जी, यह हमारा काम है कि संदेह किस पर करना है और किस पर नहीं। पहले तो आप बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए, ताकि हम अपनी जांच को उचित दिशा में आगे बढ़ा सके। इंस्पेक्टर ने अपने सहायक को रिपोर्ट दर्ज करने का संकेत दिया। उधर शारदा जी अपने बेटे के अचानक लापता होने से गहरे सदमे में थी। उनका रो रो कर बुरा हाल था और लगातार शोक में डूबे रहने से उनकी चेतना भी धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। अचानक वह बेहोशी की स्थिति में चली गई। पड़ोसियों की हलचल के बीच उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। इंस्पेक्टर ने धनीराम जी से कहा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे आपके यहाँ काम करने वालों से अकेले में कुछ सवाल करने का अवसर दे। इस पर सेठ जी ने मदन महाराज की ओर इशारा किया, जिन्हें देखते ही इंस्पेक्टर ने कहा, मदन, तुम हमारे साथ थाने चलो। धनीराम जी ने पुलिस को शांताबाई, मंगू नाई और गोपी धोबी के ठिकानों की जानकारी दी, जिसके बाद एक पुलिस जिप्सी उन्हें लाने के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ थाने की ओर रवाना हो गए। दूसरी जिप्सी उन तीनों को थाने लेकर पहुंची। इंस्पेक्टर ने चारों को इशारा करते हुए कहा, तुम सब यहाँ बेंच पर बैठो, हम तुमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पूछताछ आम नागरिकों के लिए नहीं बल्कि अपराधियों के लिए होती है। जो भी सवाल पूछे जाए उनका सही सही जवाब देना, कोई बात छिपाने की कोशिश मत करना। थोड़ी देर बाद तुम सबको छोड़ दिया जाएगा और एक एक करके तुमसे पूछताछ की जाएगी। इंस्पेक्टर अपने कार्यालय में पहुंचकर कुर्सी पर कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठ गए। कांस्टेबल को पानी लाने का इशारा किया। पानी मिलने पर इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को धन्यवाद दिया और बोले, भाई, जरा चाय का भी इंतजाम करवा दो। दिमाग बहुत देर से काम में लगा है, कुछ तरोताजगी चाहिए। कुछ समय बाद चाय आ गई और स्टाफ के सभी सदस्य चाय पीते हुए मामले पर विस्तार से चर्चा करने लगे। इसके बाद बाहर बैठे लोगों से पूछताछ करने की रणनीति बनाई गई। इंस्पेक्टर ने सभी को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी और बोले, मैं 2 घंटे में लौटूंगा, तब तक सभी कार्य पूरे हो जाने चाहिए। अब सब इंस्पेक्टर संजय और 2 कांस्टेबल कार्यालय में मौजूद थे। संजय ने सबसे पहले मदन महाराज को अंदर बुलाया। मदन महाराज भीतर आए और संजय ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, आइए पंडित जी, सामने बैठिए। मदन महाराज ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जी हुकुम, पूछिए, क्या जानकारी चाहिए? सब इंस्पेक्टर संजय ने सवाल किया। तो पंडित जी, आप सेठ जी के यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं? मदन बोले, जी हुजूर, 10 साल से। सब इंस्पेक्टर ने आगे पूछा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी उम्रें क्या है? कृपया सही जानकारी दीजिए। मदन जी बताते हैं, हुकुम, मेरे परिवार में मेरी पत्नी, एक 7 साल का बेटा और 5 साल की बेटी है। कुल मिलाकर हम 4 सदस्य हैं। इस पर सब इंस्पेक्टर संजय सवाल करते हैं, क्या तुम्हें किसी पर शक है? कोई ऐसा जिसे बच्चा अगवा करने की वजह हो? मदन तपाक से जवाब देते हैं, सेठ जी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है साहब, उनका तो व्यवहार सबके प्रति सदैव अच्छा रहा है। इंस्पेक्टर ने फिर से कहा, तो क्या तुम लोगों ने सेठ सेठानी को सबक सिखाने के इरादे से बच्चे को गायब करवा दिया? मदन घबराते हुए बोले, ये क्या कह रहे हैं साहब?
बच्चा तो भगवान का रूप होता है। सेठ जी का बच्चा तो जैसे बाल कृष्ण था, सभी का प्यारा। सेठ सेठानी हमारे लिए देवतुल्य है। उन्होंने कभी हमें किसी तरह की परेशानी नहीं दी। उनका हमारे प्रति व्यवहार सदा सौहार्दपूर्ण रहा है। हम इतने निष्ठुर नहीं हो सकते कि ऐसा संगीन गुनाह करें। वर्षों से हमने उनका नमक खाया है। एक नेक इंसान के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? संजय फिर पूछते हैं, क्या किसी बाहरी व्यक्ति पर संदेह है? मदन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, अजनबी को मोहल्ले में आते जाते नहीं देखा गया। संजय ने तसल्ली से कहा, ठीक है, अगर कोई और बात ध्यान में आए तो हमें जरूर बताना। अब तुम जा सकते हो। मदन के बाहर जाने के बाद सब इंस्पेक्टर ने एक एक करके शांताबाई और गोपी धोबी को बुलाया और उनसे भी गहन पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आया। अंततः सभी को हिदायत दी गई कि गांव से बाहर न जाएं और पुलिस बुलाए तो तुरंत हाजिर हों। फिर उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। कुछ समय पश्चात इंस्पेक्टर रावत ऑफिस लौटते हैं और सभी जूनियर अधिकारी तत्परता से उन्हें सैल्यूट करते हैं। रावत तुरंत संजय से पूछते हैं, कुछ जानकारी मिली? संजय जवाब देते हैं, नहीं सर, अभी तक कोई सुराग नहीं। इस पर रावत कहते हैं, ठीक है, गांव में अपने खबरी फैला दो, कहीं ना कहीं से कोई सूचना तो निकलेगी। संजय हामी भरते हैं और अपनी टीम के खबरी सक्रिय करने का निर्णय लेते हैं। उधर धनीराम जी पूरी रात बेचैन होकर अपने कमरे में चहलकदमी करते रहे। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी और माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं स्पष्ट उभर आई थी। हर क्षण उनकी चिंता और बढ़ा रहा था। इस पीड़ादायक रात के समाप्त होते ही, सुबह होते ही वे सीधे थाने पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर रावत उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए सेठ जी, विराजिए, और पास की कुर्सी की ओर इशारा करते हैं। धनीराम जी कुर्सी पर बैठते ही बेचैनी से पूछते हैं, कुछ पता चला मेरे बेटे के बारे में? रावत उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, अभी तक कोई ठोस खबर नहीं सेठ साहब, लेकिन हमारी पूरी टीम अपनी पूरी ताकत से खोज में लगी हुई है। भरोसा रखिए, परिणाम अवश्य मिलेंगे। इस पर धनीराम जी भारी मन से कहते हैं, कैसे भरोसा रखूं साहब, वह खानदान का इकलौता वारिस है। उसे कुछ हो गया तो ये धन दौलत मेरे किस काम की रहेगी? रावत गहरी सहानुभूति से कहते हैं, सेठ साहब, मैं आपकी वेदना को समझता हूँ। आप इत्मीनान रखिए, हम जल्द ही आपके बेटे को खोज निकालेंगे। हाँ, इस दौरान आपको किसी भी स्रोत से कोई जानकारी मिले तो हमें तुरंत सूचित करें। धनीराम जी थाने से सीधे घर की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर सुबह होते ही शारदा जी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और उन्हें टैक्सी से घर लाया जाता है। रात के मुकाबले शारदा जी कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन उनका मन अपने बेटे की चिंता में डूबा हुआ था। माँ का हृदय बेटे की सुरक्षा को लेकर लगातार व्यथित था और उदासी ने उनके चेहरे पर गहरी छाप छोड़ दी थी। संगीत सेठ जी घर पर आकर धनीराम जी को ढांढस बंधाते हैं और दोनों की आंखों से बार बार अश्रुधाराएं फूट पड़ती हैं। आसपास के मोहल्ले के लोग भी आते हैं और उन्हें धीरज बंधाने की कोशिश करते हैं। साथ ही अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा जल्द मिल जाए। शाम का समय होता है, लगभग 6 बजे, जब सोहन अपने गायों को लेकर खेत से वापस गांव की ओर लौट रहा था। वह अपनी धुन में गीत गुनगुनाते हुए चल रहा था। तभी अचानक उसकी नजर दूर झाड़ियों के पास एक निर्जीव शरीर पर पड़ती है। वह भयभीत होकर गायों को वहीं छोड़ गांव की ओर भागता है और सीधे पुलिस थाने जाकर ही रुकता है। हांफते हुए वह इंस्पेक्टर रावत के पास पहुंचकर कहता है, साहब, साहब, गांव के बाहर झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। इंस्पेक्टर रावत उसे शांत कराते हुए कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं और पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हैं। सोहन घबराया हुआ पानी पीता है और थोड़ी राहत पाने के बाद रावत से कहता है, साहब, मैं अपनी गायों को लेकर लौट रहा था, तभी गांव के बाहर झाड़ियों के नीचे किसी की लाश देखी। मुझे समझ नहीं आया कि वो किसकी है और घबराहट में मैं सीधे यहां भागा। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, ठीक है, हमें वहां ले चलो और वो जगह दिखाओ। रावत अपनी टीम को बुलाते हैं और सोहन के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही गांव के लोगों तक यह खबर पहुंचती है कि लाला राम के खेत के पास एक लाश पाई गई है, गांव के लोग लाला राम के खेत की ओर दौड़ पड़ते हैं।
सेठ जी का घर और गांव का आम रास्ता उस खेत तक जाता है जो गांव वासियों के खेतों और खलिहानों से थोड़ी दूरी पर स्थित है। लाला राम का खेत सेठ जी के घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सेठ धनीराम और शारदा को जैसे ही खबर मिलती है कि लाला राम के खेत में एक मृत शरीर पड़ा है, उनके होश उड़ जाते हैं। घर में हाहाकार मच जाता है। शारदा रोते हुए कहती है, अरे मेरे लाल, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरे घर को किसकी बुरी नजर लग गई? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमेशा दूसरों का भला ही चाहा, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है। घबराहट में जैसे सांसें रुकी जा रही थी। दोनों बेसुध से खेत की ओर दौड़ पड़ते हैं। हर कदम मानो मीलों का सफर सा भारी महसूस हो रहा था। गिरते पड़ते वे आखिरकार लाला राम के खेत तक पहुंच जाते हैं, जहां पहले से लोगों की भीड़ खड़ी कानाफूसी कर रही थी। पुलिसकर्मी लाश की बारीकी से जांच कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि शायद किसी पहचान का सुराग मिल जाए। उस निर्जीव शरीर पर एक पुरानी बनियान के सिवाय कुछ नहीं था। चेहरा ऐसा कुचला हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। लाश की हालत देखकर तय हो गया कि ये रिशु की लाश नहीं थी, क्योंकि रिशु तो मात्र 2 साल का बच्चा है, जबकि ये मृत देह किसी 10 से 15 साल के बच्चे की प्रतीत हो रही थी। सेठ जी और शारदा के व्याकुल हृदय को थोड़ी राहत मिली और उनकी रुलाई थम सी गई, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। हमारा बेटा आखिर कहाँ है? गांव के लोग इस घटना को लेकर चुपचाप बातें कर रहे थे। ये चर्चा हो रही थी कि खिला राम का परिवार 4 दिन पहले ही देहरादून शादी में गया था। ऐसे में उनके खेत में यह लाश कैसे और कौन डाल गया? ये लाश आखिर किसकी है? इसी गुत्थी को लेकर लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। गांव के सरपंच ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ये मृतक कोई और है, एक बच्चा है। पूरा गांव स्तब्ध था। सभी से गुजारिश की गई थी कि वे अपने अपने मोहल्लों में जाएं और पता लगाएं कि कहीं किसी बालक का अता पता तो नहीं है। इस बीच पुलिस टीम खेतों की झाड़ियों में कुछ तलाशने का प्रयास कर रही थी, जिससे मृतक की पहचान स्पष्ट हो सके या ऐसा कोई ठोस प्रमाण हाथ लगे जिससे कातिल की गिरफ्तारी की राह आसान हो। फोटोग्राफर घटनास्थल और आसपास के इलाके का विस्तृत वीडियो लेता है ताकि यह दृश्य भविष्य में साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रह सके। तभी इंस्पेक्टर की नजर कुछ दूरी पर बनी एक पुरानी झोपड़ी पर टिक जाती है, जो घास और मिट्टी से बनाई गई थी। संभवतः लाला राम जी इसे चारा और लकड़ियां रखने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। झोपड़ी के किवाड़ खुले हुए थे, जबकि आमतौर पर ऐसे स्थान ताले से बंद होते हैं। इंस्पेक्टर झोपड़ी के भीतर झांकते हैं तो अवाक रह जाते हैं। अंदर बच्चों के कुछ टूटे फूटे खिलौने, चॉकलेट और बिस्किट के खाली पैकेट पड़े हुए थे। ये विचार अजीबोगरीब था। आखिर बच्चों के खिलौने और चॉकलेट का इस झोपड़ी में क्या मकसद हो सकता है? इसका अर्थ ये हो सकता है कि अपहरणकर्ता ने शायद रीसू को यही बंधक बना रखा था, ये जानते हुए कि लाला राम जी बाहर गए हैं और कुछ दिनों तक लौटने वाले नहीं है। उसने इस मौके का फायदा उठाया। इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि आरोपी इसी गांव का हो। अब सवाल यह उठता है कि धनी राम जी का पुत्र कहाँ है और यह मृत बालक कौन है? क्या उसकी हत्या के पीछे कोई रहस्यमय कारण छुपा है? क्या सेठ जी के बेटे और इस बालक का अपहरण एक ही व्यक्ति ने किया है या दोनों मामले अलग हैं? इंस्पेक्टर रावत और सब इंस्पेक्टर संजय इन उलझी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर रावत ने संजय से कहा, संजय, सबसे पहले तुम एम्बुलेंस बुलवाओ और इस शव का पंचनामा तैयार करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ताकि हमें इसकी मौत का समय और कारण स्पष्ट हो सके। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को आदेश दिया कि खेत के चारों ओर फैल जाएं और कोई सबूत तलाशने का प्रयास करे। कातिल से अवश्य कोई न कोई चूक हुई होगी। रावत ने आगे कहा, हो सकता है कि बच्चे ने संघर्ष किया हो और छीना झपटी में कुछ ऐसा छूट गया हो जो हमारे काम आ सके। इसके बाद सरपंच जी ने सभी गांव वालों से कहा कि वे अपने अपने मोहल्लों में जाकर किसी गुमशुदा बच्चे की खबर पता करें। तभी नाई मांगो उस इलाके से गुजर रहा था। उसकी निगाह खेत के पास किसी चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वो सोने का ब्रेसलेट था। उसने उसे तुरंत चपके से उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। इस बीच काला राम जी के पड़ोसियों ने उनको इस घटना की सूचना भेज दी थी। लाला राम जी ने यह खबर सुनते ही
पड़ोसी रवि बाबू को बताया कि उनका बेटा कुणाल गांव में ही है। वो हमारे साथ नहीं आया था ताकि उसकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। लाला राम जी ने कहा, मुझे बेचैनी हो रही है, उसके बारे में चिंता सता रही है। हम सुबह तक पहुंचेंगे, तब तक तुम कुणाल का हाल जानने की कोशिश करो। रवि बाबू ने काफी खोजबीन की, परंतु जब कुणाल का कोई सुराग नहीं मिला तो उनके मन में शंका घर करने लगी। उन्हें लगा शायद वो शव कुणाल का तो नहीं है। कुणाल के गुम होने की सूचना पुलिस को देना ही उन्हें उचित लगा। थाने पहुंचकर उन्होंने इंस्पेक्टर रावत को सूचित किया कि लाला राम जी का 12 वर्षीय बेटा उस दिन से लापता है जिस दिन से सेठ जी का बेटा ऋषु अगवा हुआ था। इंस्पेक्टर रावत ने गंभीरता से रवि बाबू की बात सुनी और संजीदगी से मामले की तहकीकात में जुटने का निश्चय किया। कल से तुम्हारे मोहल्ले से कुणाल गायब है, तो अब तक तुमने हमें सूचित क्यों नहीं किया? इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा। रवि बाबू ने जवाब दिया, साहब, हमें लगा था कि लाला राम के घर में ताला है क्योंकि उनका पूरा परिवार किसी विवाह समारोह में गया होगा। लेकिन एक छोटे बच्चे को अकेला छोड़ना किसी भी दृष्टि से समझदारी नहीं है। लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला हुआ था कि पहचानना नामुमकिन हो गया था। वह गहरी रात थी, अंधेरा घना था और समय लगभग 12 बजने को था। गांव के लोग गहरी नींद में डूबे हुए थे। इसी अंधेरे में एक छायाकृति पूरे काले लबादे में ढकी हुई चुपचाप गांव की मुख्य सड़क पार करके उस तरफ बढ़ी जो उन खेतों की ओर जाती थी जहां लाला राम जी का खेत भी है। वह व्यक्ति खेत के किनारे पहुंचकर पहले आसपास निगाह दौड़ाता है, फिर एक पेड़ के नीचे कुछ पल ठहरता है। इसके बाद टॉर्च की मध्यम रोशनी में आसपास कुछ खोजने का प्रयत्न करता है। देर तक तलाशने के बाद भी जब उसे कुछ हाथ नहीं लगता तो वह निराश होकर रुक जाता है। तभी एक आवाज उसके पीछे से आती है, तुम जो ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। मुझे पता था कि इसे लेने तुम जरूर आओगे। उस आवाज में एक रहस्यमय तीव्रता थी, जैसे सन्नाटे को चीरकर सीधे उसकी आत्मा तक पहुंच गई हो। मैंने कई बार तुम्हें इस चीज के साथ देखा है। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि तुम कौन हो, और साथ ही यह भी कि तुम कुणाल के कातिल हो और हमारे सेठ जी के बेटे को भी तुमने अगवा किया है। मुझे यह कल ही ज्ञात हुआ, लेकिन मैं पुलिस के पास नहीं गया, वरना आज तुम सलाखों के पीछे होते। फिर वह नकाबपोश कहता है, जानते हो तुम्हें इस वस्तु के बदले में क्या चाहिए? वह सुझाव देता है, जिसकी तुम्हें तलाश है वह तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बदले में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। यदि तुम यह राशि मुझे दे दोगे तो मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद रहेगा। बताओ, क्या तुम यह राशि दे सकते हो? नकाबपोश जवाब देता है, हाँ, मिल जाएंगे। कल इसी समय यहाँ इस ब्रेसलेट को लेकर आना ताकि मैं अपनी शर्त पूरी कर सकूं, और इस बात की भनक किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी नहीं है। मंगोलियाई ने पुष्टि करते हुए कहा, हाँ ठीक है। और फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। अगली सुबह लाला राम का परिवार गांव आ पहुंचता है। उन्हें मुर्दा घर ले जाया जाता है, जहां उन्हें लाश की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। लाश को देखते ही लाला राम कहता है, साहब, ये हमारा बेटा कुणाल ही है। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारे मासूम बेटे ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था? इस नन्ही उम्र में भला किसी से क्या वैर हो सकता है? ये कहते हुए पूरा परिवार विलाप में डूब गया। सारे पड़ोसियों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुणाल की मां बेसुध हो गई और उसकी बहनें जोर जोर से रोने लगी। 2 बहनों के बीच एक ही भाई था और उसके जाने से सारे गांव में मातम छा गया। मासूम की इस निर्मम हत्या पर गांव भर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। मोहल्ले के लोगों ने परिवार को सांत्वना दी और उन्हें घर पहुंचाया। मोहल्ले के लोग कुणाल के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में लाए और रीति रिवाज निभाने के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए मुख्य सड़क से होते हुए मोक्षधाम ले जाया गया। उसकी दोनों बहनों ने अपने भाई को अग्नि देकर अंतिम विदाई दी। दूसरे दिन दोपहर 12 बजे मंगोलियाई, नाई और नकाबपोश फिर उसी जगह पर मिले। ऑफ कोर्स ने पूछा, क्या मेरा ब्रेसलेट लाए हो? मंगोलियाई ने जवाब दिया, हाँ लाया हूं, पर पहले पैसे दिखाओ। नकाबपोश ने नोटों की गड्डियां दिखाते हुए कहा, ये देखो, अब ब्रेसलेट मुझे दे दो और नोटों का बैग ले लो। मंगोलियाई ने ब्रेसलेट उसके हाथ में थमा दिया
और बदले में नोटों का बैग पकड़ लिया। अगले ही पल अचानक गोली की आवाज गूंजी और मंगोलियाई की छाती चीरती हुई गोली उसके अंदर तक चली गई। एक और गोली उसकी गर्दन को भेद गई और मंगोलियाई ने वहीं दम तोड़ दिया। नकाबपोश ने नोटों का बैग और ब्रेसलेट उठाया और वहां से निकल गया। उधर सेठ जी बेहद परेशान थे। 3 दिन हो चुके थे और उनके बेटे का कोई अता पता नहीं था, न ही किसी ने फिरौती की मांग की थी। वे चिंता में डूबे सोच रहे थे, आखिर माजरा क्या है? अगर मेरे बेटे को पैसे के लिए अगवा किया गया होता तो फिरौती जरूर मांगी जाती, पर अब तक किसी का फोन क्यों नहीं आया? नहीं, कुछ और ही बात है। सेठ जी विचारों में उलझे हुए थे। तभी एक लड़का एक लिफाफा लेकर सेठ जी के पास आता है और कहता है, बाहर किसी व्यक्ति ने यह आपको देने के लिए कहा है। सेठ जी सवाल करते हैं, कौन था वह? क्या तुमने उसका चेहरा देखा? लड़का जवाब देता है, नहीं सेठ जी, वह मोटरसाइकिल पर था, हेलमेट और चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए था। सेठ जी कहते हैं, ठीक है, तुम जा सकते हो। लड़के के जाने के बाद सेठ जी लिफाफा खोलते हैं। उसमें एक छोटा सा पत्र था जिसमें लिखा था, अगर आप अपने बेटे की सलामती चाहते हैं तो 50 लाख रुपए उस स्थान पर लेकर आना जो मैं बताऊंगा। पुलिस को कुछ भी बताया तो आपका बेटा जीवित नहीं बचेगा। आपके पास केवल 3 दिन है। सुबह का समय था और किसान अपने हल लेकर खेतों की ओर रवाना हो रहे थे। रामू काका भी अपनी गाय और बैलों के साथ खेत की ओर चल पड़े। उनका खेत लाला राम के खेत से कुछ ही दूरी पर था और वहां पहुंचने के लिए उन्हें लाला राम के खेत के पास स्थित संकरी गली को पार करना पड़ता था। ये खेत तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता था, वरना मुख्य सड़क से होकर उन्हें आधा मील का चक्कर काटना पड़ता। जैसे ही रामू काका लाला राम के खेत के पास पहुंचते हैं, उन्हें दूर से खेत के किनारे किसी के होने का आभास होता है। नजदीक जाकर खून से लथपथ मंगू नाई को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। गांव छोटा था और यहाँ सभी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। मंगू नाई तो गांव का प्रिय व्यक्ति था, एकमात्र नाई जो सबके बाल काटता और दाढ़ी बनाता था। चंपई इतना कुशल था कि उसकी कला थकी हुई रूहों को मिनटों में तरोताजा कर देती थी। लेकिन मंगू नाई की रक्त रंजित देह को देखकर रामू काका ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, खून, खून। आसपास के खेतों में काम करने वाले सभी लोग रामू काका की चीख सुनकर दौड़ते हुए आ गए। वे घबराकर पूछने लगे, क्या हुआ रामू काका, क्यों चिल्ला रहे हो? ये किसका खून है? रामू काका गंभीर स्वर में बोले, कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। इन 4 दिनों में हमारे गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। पहले सेठ जी का छोरा गायब हो गया और उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर लाला राम के बेटे को मार डाला गया और अब मंगू नाई भी किसी की क्रूरता का शिकार हो गया है। भीड़ में खड़े लोग मंगू की लाश को अवाक देखते रहे और कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, रामू काका, कहीं लाला राम के खेत में किसी अशुभ शक्ति का साया तो नहीं है? आखिर मौतें इसी खेत के पास क्यों हो रही है? मुझे लगता है इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। शायद किसी प्रेतात्मा ने लाला राम के खेत में अपना डेरा जमा लिया है। अब हमें इस गली से आना जाना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो कब किसका नंबर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा व्यक्ति झुंझलाते हुए बोला, अरे कैसी वाहियात बातें कर रहे हो? ये किसी प्रेत आत्मा का काम नहीं है, बल्कि यह मंगू की हत्या है। इन अंधविश्वासों में उलझने से अच्छा है कि किसी के पास मोबाइल हो तो पुलिस को बुलाओ, वरना हम पर भी शक की उंगली उठाई जा सकती है। तभी एक मजदूर ने अपने मोबाइल से पुलिस को सूचना दी और घटनास्थल की पूरी जानकारी दी। कुछ ही समय बाद पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर रावत ने मंगू की लाश का मुआयना करते हुए आसपास कोई सुराग तलाशने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा। इंस्पेक्टर रावत ने सख्त लहजे में पूछा, यह फोन किसने किया था? एक मजदूर ने जवाब दिया, साहब, मैंने फोन किया था। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, तो सबसे पहले तुमने ही लाश देखी? मजदूर ने जवाब दिया, नहीं साहब, हम तो खेत में काम कर रहे थे। रामू काका की पुकार सुनकर इंस्पेक्टर रावत ने आवाज दी, रामू कौन है? रामू काका तुरंत सामने आकर बोले, जी साहब, मैं हूं। इंस्पेक्टर रावत ने गहरी नजर से उन्हें देखा और बोले, तो बताओ रामू काका, तुमने क्या देखा? रामू काका ने खेत तक पहुंचने
और लाश मिलने तक का पूरा वृतांत इंस्पेक्टर रावत को विस्तार से सुना दिया। इंस्पेक्टर रावत ने हुक्म दिया, ठीक है, अब तुम सब अपने काम पर लौट जाओ, हमें अपना काम करने दो, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें फिर बुला लिया जाएगा। इतना सुनते ही लोग अपने अपने खेतों की ओर चल दिए। इंस्पेक्टर रावत ने अपने साथ आए पुलिस कर्मियों को आदेश दिया, इस लाश के आसपास हर कोने की बारीकी से तलाशी लो, शायद कोई अहम सबूत हाथ लग जाए। लाश की वीडियोग्राफी पूरी करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सारे काम निपटा कर पुलिस टीम थाने वापस लौटी, जहां सभी 4 दिनों से घट रही घटनाओं पर विचार विमर्श कर रहे थे। इंस्पेक्टर रावत ने गंभीरता से पूछा, संजय, तुम्हें क्या लगता है, क्या सेठ जी के बेटे का अपहरण और इस हत्या में कोई संबंध हो सकता है, या ये दोनों मामले अलग हैं? सब इंस्पेक्टर संजय ने विचार मग्न स्वर में जवाब दिया, सर, मुझे तो लगता है कि दोनों मामले जुड़े हुए हैं। कुणाल और मंगू नाई दोनों का ही सेठ के घर आना जाना था। शायद इन दोनों ने किसी साजिश को भांप लिया था और इसी कारण से साजिशकर्ता को उनका अस्तित्व खतरे की तरह लगने लगा। कुणाल तो अबोध बालक है, पर मंगू नाई नहीं। हो सकता है उसने साजिशकर्ता की चाल को समझकर उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया हो। इंस्पेक्टर रावत गंभीर स्वर में बोले, ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें सेठ के घर में काम करने वाले हर व्यक्ति पर निगरानी रखनी होगी। कोई न कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। संभव है कि हमारे बीच में ही कोई ऐसा हो जिसे कुछ जानकारी है, या फिर वो खुद कुछ छुपा रहा है। रावत ने गंभीर स्वर में कहा, हो सकता है अगला निशाना इन्हीं में से कोई हो, और क्या पता इस समूची साजिश का सूत्रधार हमारे सामने ही छिपा बैठा हो, जबकि हम बाहर तलाश में भटक रहे हैं। संजय ने हामी भरते हुए कहा, जी सर, ऐसा हो सकता है। हमें एक बार फिर सेठ जी के घर की तफ्तीश शुरू करनी चाहिए। घर के हर सदस्य से अलग अलग पूछताछ करनी होगी, शायद किसी के मुंह से कोई अहम जानकारी निकल आए। इंस्पेक्टर रावत ने संजय को इशारा किया और बोले, ठीक है, चलो एक बार फिर सेठ के लोगों की तहकीकात करते हैं, कुछ न कुछ तो सामने आएगा ही। दोनों अपनी कुर्सियों से उठकर बाहर खड़ी जीप की ओर बढ़े और उसमें बैठते ही सीधे धनीराम सेठ के घर की ओर निकल पड़े। घर के बाहर पुलिस की जीप देखकर धनीराम सेठ की चिंताएं सतह पर आ गईं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। मन ही मन विचारों में उलझते हुए वो सोचने लगे, कहीं पुलिस को फिरौती की रकम के बारे में कुछ सुराग तो नहीं मिला। फिर भी अपने आप को संयत रखते हुए उन्होंने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर रावत का स्वागत करते हुए नमस्ते की। इंस्पेक्टर रावत ने आगे बढ़ते हुए सेठ जी को राम राम कहा, जिस पर सेठ जी ने जवाब दिया, पधारिए हुकुम, राम राम। रावत ने थोड़ी गंभीरता से पूछा, क्या बात है सेठ जी, ऐसा क्या मंथन चल रहा है कि आपके चेहरे पर इस ठंड में भी पसीने की बूंदें छलक रही हैं? क्या किसी का फिरौती के लिए फोन आया था? सेठ जी ने हल्के स्वर में उत्तर दिया, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको देखकर दिल की धड़कन बढ़ गई कि कहीं आप मेरे बेटे की कोई बुरी खबर तो नहीं लाए। उसी भय से थोड़ी घबराहट हो रही है। इंस्पेक्टर रावत ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले, सेठ जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यह रहस्य लगातार उलझता जा रहा है। अगर आपके बेटे का अपहरण वाकई फिरौती के लिए हुआ होता तो अब तक आपको पैसे की मांग वाला कोई फोन आ जाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या कोई बात आप हमसे जानबूझकर छिपा रहे हैं, या यह मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि किसी पुरानी रंजिश का परिणाम है? रावत ने फिर सीधा प्रश्न दागा। सेठ जी, सोचिए और बताइए कि ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है जो इतनी भयानक साजिश रचने में सक्षम हो? बिना वजह इस तरह की दुश्मनी नहीं पनपती। अक्सर किसी बड़े बैर के पीछे धन, औरत या जमीन जैसे कारण होते हैं। हो सकता है किसी का अपमान किया हो या पुराना रंजिश अब इस रूप में उभर कर सामने आया हो। इंस्पेक्टर रावत गंभीरता से सेठ धनीराम की ओर देखते हुए बोले, सेठ जी, क्या कोई ऐसी पुरानी घटना याद आती है जो आपके बीते समय में हुई हो और शायद वर्तमान में आपकी राह का कांटा बन गई हो? सेठ धनीराम हल्के तनाव में बोले, देखिए साहब, मैं एक व्यापारिक व्यक्ति हूँ। मेरे काम का दायरा ब्याज, संपत्ति और अनाज के व्यापार तक फैला हुआ है। व्यापार में कुछ खटपट तो चलती रहती है, कभी मूलधन को लेकर, कभी ब्याज को लेकर, और कभी पैसे समय पर न मिलने पर कठोरता दिखानी भी पड़ती है। कई बार लोगों को चेतावनी देनी पड़ती है, केस मुकदमे भी ठोकने पड़ते हैं।
ये जमीन का काम है साहब, और ऐसे में प्रतिद्वंद्वी और निंदक भी बहुत है। पर मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी के साथ इतनी ज्यादती की हो कि वो ऐसा कुछ कर बैठे। इंस्पेक्टर रावत ने बात को थोड़ा और गहरा किया। सेठ जी, क्या किसी पुराने प्रेम संबंध के कारण आपके बेटे के अपहरण की योजना रची जा सकती है? सेठ जी ने तुरंत जवाब दिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ना तो मेरा कोई ऐसा प्रेम प्रसंग है और ना ही अतीत में ऐसा कुछ रहा। इस तरह की बातों का कोई आधार नहीं है। रावत ने एक और अंदेशा जताया। हो सकता है सेठ जी कि आपकी पत्नी का किसी के साथ कोई पुराना मसला हो और वही किसी रंजिश के चलते दुश्मनी निकाल रहा हो। सेठ जी थोड़ा आक्रोश में बोले। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी पत्नी तो सती सावित्री जैसी है, धार्मिक स्वभाव की है, और हम दोनों का प्यार गहरा और परस्पर विश्वास से भरा है। मेरा ससुराल भी पास के गांव में है, और वो छोटा सा गांव है जहां ऐसी कोई बात होती तो कब की फैल चुकी होती। ऐसी बातें कभी भी छिप नहीं पाती। रावत ने फिर भी अपना निर्णय स्पष्ट किया। फिर भी सेठ जी, हम आपकी पत्नी से एकांत में बात करना चाहेंगे। सेठ जी ने थोड़ी असमंजस के बाद हामी भरते हुए कहा। ठीक है साहब, मैं उसे बुला देता हूँ। आप अंदर बैठिए, वह कमरे में आ जाएगी। उधर सब इंस्पेक्टर संजय ने रसोई की ओर रुख किया, जहां मदन परिवार के लिए भोजन तैयार कर रहा था, और उससे कुछ सवाल जवाब करने का विचार बनाया। उन्होंने जब रसोई में कदम रखा तो उन्हें वहां कुछ असामान्य लगा, जिससे उनके भीतर अनिश्चितता उमड़ने लगी। उन्होंने फौरन मदन को आवाज देकर बुला लिया। बाहर आने पर इंस्पेक्टर संजय मुस्कुराते हुए बोले। पंडित जी, राम राम। सब्जी की सुगंध तो बड़ी मनभावन है। ऐसा लगता है जैसे किसी विशेष छौंक का कमाल हो। क्या बात है? कहीं ये सब सेठ जी के बेटे के अपहरण से जुड़ा तो नहीं? मदन ने हैरान होते हुए कहा। सेठ जी के बेटे का अपहरण? राम राम साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सेठ जी का बेटा तो हमारे लिए भगवान के समान है। हम उसके साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? इस पर सब इंस्पेक्टर ने तीखे स्वर में उत्तर दिया। कई बार ऐसा देखा गया है कि श्रद्धा और भक्ति के नाम पर भी लोग धोखा दे जाते हैं। क्या पता सेठ जी की अपार संपत्ति पर तुम्हारी नीयत डोल गई हो। फिरौती के लालच में तुमने बच्चे का अपहरण किया हो, और हो सकता है कि कुणाल ने तुम्हें देख लिया हो, जिससे उसे रास्ते से हटाने पर मजबूर होना पड़ा। और अगर मंगू नाई को तुम्हारे किसी राज्य की भनक लग गई हो और उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया हो, तो उसे भी तुमने रास्ते से हटा दिया हो। इस घर में तुम वर्षों से काम कर रहे हो, और इस घर के हर कोने का राज तुम्हारे हाथ में है। मदन ने चुप रहकर सिर झुका लिया, मानो किसी गहरी सोच में डूब गया हो। तुम्हारे पास सबसे सशक्त उद्देश्य है। तुम रसोई की देखरेख करते हो, सेठ सेठानी के सबसे नजदीकी हो, इस घर के हर सदस्य के बारे में गहराई से जानकारियां रखे हुए हो। अब तुम हमें सच बताओगे? मदन बोला। साहब, आप जैसी धारणाएं बना रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने सेठ जी का नमक खाया है। उनके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता, और न ही उनके साथ किसी तरह का अन्याय होने दे सकता हूं। मेरी बरसों की निष्ठा पर संदेह क्यों कर रहे हैं आप? सब इंस्पेक्टर बोले। जब तक असली अपराधी हमारी गिरफ्त में नहीं आता, हम उन सभी पर शक की दृष्टि डालेंगे जो इस अपराध के इर्द गिर्द हैं, चाहे वो कोई भी हो, सेठ से लेकर तुम तक। तुम पर भी इसीलिए संदेह है क्योंकि इस घर में सबके प्रिय हो। तुम्हें यह विश्वास है कि तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, इसलिए हो सकता है कि इसी आत्मविश्वास में तुमने कोई साजिश रची हो। मदन ने उत्तर दिया। साहब, मुझ पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय असली अपराधी को पकड़िए। मैं यहाँ हूँ, कहीं भाग नहीं रहा। अगर सेठ जी के बेटे के साथ कुछ अनर्थ हुआ तो हम सब आपको माफ नहीं करेंगे। फिलहाल मैं रसोई में जा रहा हूँ, परिवार के लिए भोजन बनाना है। आपको मुझसे बात करनी हो तो थाने बुला लीजिएगा, मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर मदन रसोई की ओर बढ़ गया, और सब इंस्पेक्टर मुस्कुराकर देखते रह गए। कमरे में इंस्पेक्टर रावत के सामने शारदा देवी बैठी थी। इंस्पेक्टर बोले। हाँ तो शारदा जी, हमें आपसे कुछ जानकारियां चाहिए। आशा है कि ईमानदारी से जवाब देंगी। जिस समय बच्चे का अपहरण हुआ आप कहाँ थी? शारदा देवी बोली। सर, मैं अपने कमरे में बिखरे हुए सामान को समेट रही थी। इंस्पेक्टर रावत ने गंभीरता से कहा। एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप अपने छोटे से बच्चे को अकेले बाहर खेलने छोड़कर
अंदर के काम में व्यस्त हो जाती है। कोई अपने नन्हे बच्चे को इस तरह लापरवाही से छोड़ता है क्या? कहीं इसके पीछे कोई गहरा राज तो नहीं छुपा? आपके चेहरे से लग नहीं रहा कि बच्चे के अपहरण का दुख आपको कचोट रहा है? शारदा देवी ने तीखे लहजे में कहा। तो क्या आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए आप हमें ही दोषी ठहरा रहे हैं। एक माँ के दर्द को समझना आपके लिए संभव नहीं, इंस्पेक्टर साहब। एक माँ का हृदय अपने बेटे के लिए हर पल तड़पता है। दिन रात उसकी आंखों में आंसू उमड़ते रहते हैं, और आप कहते हैं कि मेरे चेहरे पर शोक का कोई भाव नहीं। इंस्पेक्टर रावत ने संयमित स्वर में कहा, देखिए शारदा जी, हमारा कर्तव्य है कि हम हर उस व्यक्ति से सवाल करें जो इस घटना से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। बच्चा आपके ही घर की चारदीवारी के भीतर से गायब हुआ है। उस समय आप लोग वहीं मौजूद थे, फिर भी किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। इसके अलावा हाल ही में गांव के बाहरी इलाके में 2 हत्याएं हुई हैं, जिनमें आपका यहां आना जाना था। हो सकता है कि आपकी किसी के साथ शत्रुता रही हो, कभी किसी का प्रेम अस्वीकार किया हो, या किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हो, जिसने प्रतिशोध स्वरूप आपके बेटे को अगवा कर लिया हो, या शायद धन संपत्ति का कोई कारण हो। जब तक आप हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगी, हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते। शारदा देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा किसी के साथ कोई प्रेम संबंध नहीं था और न ही कभी रहा। घटना के दिन सुबह 9 बजे मैंने रिशु को नहलाकर उसे नए कपड़े पहनाए और बाहरी आंगन में खेलने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद मैं कमरे की सफाई करने में लग गई। ये मेरा रोज का क्रम है। उस दिन मैंने कुछ भी अलग नहीं किया। इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया, क्या बेटे के पास आपने खिलौने और टॉफी भी रखी थी? शारदा देवी ने कहा, जी सर, खिलौने तो मैंने ही रखे थे, लेकिन टॉफी नहीं। संभव है कि उस दिन कुणाल आया हो और टॉफी देकर गया हो। अक्सर कुणाल ही टॉफी लाया करता था। रिशु और कुणाल में काफी घनिष्ठता थी। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से पूछा, सेठ जी से आपके संबंध कैसे हैं? क्या विवाह से पहले किसी के साथ आपके प्रेम संबंध थे? अगर ऐसा कुछ था तो हमें अब भी बता दे, अन्यथा यदि हमें बाद में किसी और से पता चला तो यह बात आपके लिए गंभीर समस्या बन सकती है। शारदा देवी ने संयम से कहा, सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे गांव की लड़कियां शहर की लड़कियों जैसी नहीं होती, जो कुछ दिनों में अपने दोस्त को जीवन साथी बना ले। हम जिसके साथ प्रेम करते हैं उसी के साथ विवाह भी करते हैं। इंस्पेक्टर रावत ने संजीदगी से पूछा, तो क्या आपने सेठ जी से प्रेम विवाह किया था? क्या शादी से पहले आपके उनके साथ संबंध थे? शारदा देवी ने स्पष्टता से उत्तर दिया, नहीं, इसमें हमारी पसंद के बजाय हमारे दोनों परिवारों का योगदान था। परिवारों की सहमति से ही हमारा रिश्ता तय हुआ। लड़के और लड़कियां मुश्किल से 1-2 बार मिलते हैं, फिर शादी हो जाती है, जो हमारे मामले में भी ऐसा ही हुआ। हमारी शादी पहले हुई, प्रेम तो उसके बाद ही पनपा। इंस्पेक्टर ने आगे सवाल किया, तो क्या आप पर किसी प्रकार का दबाव था कि आपको यह शादी करनी पड़ी? शारदा देवी ने थोड़ा नाराजगी से कहा, आप खुद ही समझ सकते हैं। रावत ने संदेह से पूछा, तो क्या मैं यह मानूं कि शादी से पहले आपका किसी और से संबंध था, लेकिन परिवार के विरोध के कारण आपने उसे छोड़ दिया और मजबूरी में सेठ जी से विवाह करना पड़ा? संभव है कि वह शख्स बदला लेने के लिए आपके बेटे को अगवा कर गया हो। शारदा देवी ने गंभीरता से उत्तर दिया, वैसे आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है? परंतु आपके विचारों में कोई सच्चाई नहीं है। ना तो मेरा कोई प्रेमी है और ना ही मेरे बेटे के अपहरण में किसी नजदीकी का हाथ है। आप इन फालतू की बातों में समय न घुंवाएं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मेरे बेटे के जीवन को खतरा भी बढ़ता जा रहा है। कृपया अन्य दृष्टिकोण से इस मामले को देखें। हम पहले से ही बेहद पीड़ित हैं, हमारी पीड़ा और मत बढ़ाइए। शारदा देवी ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, अब आप जा सकते हैं सर। इंस्पेक्टर रावत ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिलहाल हम जा रहे हैं, लेकिन यदि आपको कोई ऐसी बात याद आए जो आपको मामूली लगे पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है तो कृपया बताइए। इंस्पेक्टर रावत कहते हैं, शायद मुझे आपसे फिर मुलाकात करनी पड़ेगी। सब इंस्पेक्टर संजय सेठ जी के घर से निकलकर थाने की ओर सीधे रुख करते हैं। वहां पहुंचकर दोनों इस मामले पर गहन चर्चा में जुट जाते हैं। सेठ जी के पूर्वजों ने वर्षों पहले तालाब किनारे एक छोटे से हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था। छोटा सा मंदिर
साथ में एक बरामदा और तालाब के किनारे होने के कारण वहां का वातावरण शांत और स्थिर रहता था। मीठी मीठी ठंडी हवाएं और आसपास खिले विविध रंग बिरंगे पुष्प उस स्थल को एक पवित्रता का एहसास कराते थे। आसपास के गांवों के लोग किसी भी शुभ कार्य के लिए यहाँ आते थे। विवाह संस्कार यही संपन्न होते थे। कहते हैं भगवान सर्वत्र है, लेकिन पापियों को किसी भय की अनुभूति नहीं होती। बरामदे में 3 नकाबपोश बैठे हुए आपस में गहरी आवाज में चर्चा कर रहे थे। उनके शरीरों को इस तरह ढका हुआ था कि आंखों के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। उनकी धीमी आवाजों में एक ने झुंझलाते हुए कहा, क्या बेवकूफी है यह? तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें उस लड़के को खत्म करने का काम सौंपा था और वह तुम्हारे हाथ से निकल गया, और तुम्हारा कहना है कि किसी ने पीछे से तुम पर भारी चीज से वार किया, जिससे तुम वहीं बेसुध हो गए, और वे दोनों लड़के को तुम्हारी आंखों के सामने से उठा ले गए और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। दूसरे नकाबपोश ने झिझकते हुए कहा, साहब, हमने लड़के को ऐसी जगह पर रखा था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन पता नहीं कैसे उन दोनों को हमारे होने का पता चल गया और वे वहां पहुंच गए। उस समय हम दोनों शराब के नशे में थे। हमें किसी के आने की आहट तक नहीं हुई। हम दोनों कुर्सियों पर बैठे एक और पैक का आनंद लेने की तैयारी में थे। तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर किसी भारी वस्तु से जोरदार प्रहार किया। उस वक्त हमें होश तक नहीं था कि क्या हुआ। हमारी आंखों के सामने सितारे घूमने लगे और कुछ ही पलों में हम वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो ना वहां वह लड़का था और ना ही दोनों नकाबपोश। तभी उनमें से एक गुस्से में बड़बड़ाया, तुम दोनों की मूर्खता ने मेरी बेहतरीन योजना पर पानी फेर दिया। उस लड़के को मैंने तुम दोनों को सौंपा था ताकि जंगल के उसी इलाके में उसे खत्म कर दो और कहीं छुपा कर दफन कर दो। फिर तुम इस गांव को छोड़ देते। वैसे भी यहां तुम्हें कोई पहचानता नहीं है। कुछ दिनों में इस बात को सभी गांव वाले भूल जाते और पुलिस इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। इस लड़के की वजह से मुझे 2 लोगों को मौत के घाट उतारना पड़ा। अगर मैंने उन्हें नहीं मारा होता तो सारा भेद खुल जाता और मुझे जेल में सड़ना पड़ता। दूसरा नकाबपोश कहता है, पर आपने कुणाल और मंगू नायक को क्यों मारा? वो तो आपकी वफादारी निभाने वाले थे। मैंने जवाब दिया, कुणाल के जरिए ही रिशु को उठाने का इंतजाम किया था। मुझे मालूम था कि रिशु और कुणाल की अच्छी बनती है, इसलिए किसी को उन पर संदेह भी नहीं होगा। मैं कई बार रिशु को घुमाने ले जा चुका हूँ ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। मैंने कुणाल को कहा कि वो चुपके से रिशु को खेत पर ले आए और किसी को कानों कान खबर न हो। मैंने उसे 100 का नोट दिया, जो उसके लिए बड़ी रकम थी। कुणाल रिशु को ले आया और फिर मैंने तुम्हें बुलाकर उसे तुम्हारे हवाले कर दिया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा खतरा अब कुणाल ही है, क्योंकि वो पुलिस के सामने राज उगल सकता था। इसी डर से मैंने उसे भी रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। खेत में ही उसे खत्म करने का मन बना लिया था, पर उसने हमारी बातें सुन ली और भागने की कोशिश की। हम दोनों में झड़प हुई, जिसमें मेरा ब्रेसलेट वहीं गिर गया। उसे चाकू से वार किया और फिर वहां से चला आया। जब मुझे ब्रेसलेट के गायब होने का एहसास हुआ तो पसीने छूट गए। शायद हाथापाई के दौरान वो खेत में ही गिर गया था। रात को उसे ढूंढने खेत पर वापस गया, क्योंकि दिन में तो पुलिस वहां छानबीन कर रही थी। शुक्र है उन्होंने कुछ नहीं पाया, वरना शक मुझ पर भी आ सकता था। रात में मैं खेत में ब्रेसलेट खोज रहा था, तभी मंगू अचानक वहां आ गया और कहने लगा, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास है, अमानत मेरे पास है, चाहूं तो इसे पुलिस को सौंप सकता हूं। वह कहता है, मैंने तुम्हारा एहसान माना है और तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहता था, इसलिए इसे अपने पास रख लिया। लेकिन अब मैं किसी कम कीमत पर इस मामले को नहीं निपटाऊंगा। कुछ तो मेरा हक बनता है, कोई इनाम तो चाहिए ही। उसके शब्दों से मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे ब्लैकमेल करने की फिराक में है। कई कोशिशों के बाद सौदा 5 लाख में तय हुआ। फिर भी मुझे लगा कि वह हमेशा के लिए मेरे लिए खतरा बना रहेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह आगे मुंह नहीं खोलेगा। 5 लाख देकर भी वह मेरे लिए स्थायी खतरा था। इस कारण मैंने उसे भी रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन 5 लाख रुपए लेकर उसे उसी जगह बुलाया जहां योजना बनाई गई थी। वह मेरे जाल में फंस गया। जैसे ही मौका मिला मैंने उसका भी अंत कर दिया। इस तरह दोनों कांटे हट गए। अब बस एक कांटा बाकी है, जिसे तुम्हें खोजकर खत्म करना है।
देर हो गई तो पूरा खेल हाथ से निकल जाएगा। मकान के पिछले दरवाजे से होकर शांताबाई खेत की ओर से अंदर आती है। पुराना और जर्जर मकान, चारों ओर धूल मिट्टी और कबाड़। एक कोना साफ सुथरा था जहां हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। एक छोटा सा बालक, शायद रिशु, वह गहरी नींद में सोया था। उसके पास एक साया बैठा था। जैसे ही शांताबाई कमरे में आई, वह साया कहने लगा, बहुत देर कर दी शांता, अगर मेरे लोग यहाँ आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। अब इसका ख्याल रखो, मुझे यहाँ से निकलना होगा। रिशु को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूध रखा है, अगर नींद खुले तो गर्म करके दे देना। वैसे मैंने इसे खिला पिला कर सुला दिया है, तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अलमारी में खिलौने, चॉकलेट और बिस्किट भी रखे हैं, जरूरत हो तो निकाल लेना। शांताबाई बोली, जरा ध्यान से जाना, पुलिस के मुखबिर हर ओर फैले हुए हैं। किसी ने देख लिया तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, तो संभल कर निकलना। दूसरी ओर एक कमरे में मध्यम रोशनी में मनीष और महक प्रेम की गहराइयों में डूबे हुए थे, एक दूसरे की बाहों में। अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। महक ने कहा, मनीष, कुछ गिरा है। मनीष ने कहा, शायद बिल्ली ने कुछ गिरा दिया होगा। मैं कहती हूँ मनीष, अब भी तुम उस कल की छवि को दिल से लगाए बैठे हो। कब तक उस पर अपना स्नेह न्योछावर करते रहोगे? क्या कहीं तुम उसकी मोहब्बत में दीवाने तो नहीं हो गए? या फिर उसकी धन संपदा का आकर्षण तुम्हारे मन में घर कर गया है? या फिर तुम मुझे धोखे में तो नहीं रख रहे? हर बार तुम मुझसे यही कहते हो, अब उससे दूरी बना लूंगा, पर फिर भी तुम उससे मिलने चल देते हो। इन दिनों तो तुम उस पर और भी मेहरबान नजर आ रहे हो। मनीष वही व्यक्ति है जो अपने आप को गांव का कद्दावर मानता है, वही जिसने रीशु के अपहरण के समय पुलिस को बुलाया था। मनीष कहता है, कभी कभी गधे को भी सिर पर बिठाना पड़ता है। वो मेरी सोने की मुर्गी है जो हर दिन एक सोने का अंडा देती है। उससे हमारे दोनों के खर्चे निकलते हैं। मैं खुद तो कुछ भी नहीं कमा पाता, लोगों के काम करवाकर, उनका फायदा उठाकर, और कभी किसी का तबादला करवाकर तो कभी किसी का जाली काम करवाकर कुछ रकम हासिल कर लेता हूँ। मैं कई लोगों के साथ संबंध रखता हूँ, वह कहता है, लेकिन सच मानो, अगर शादी करूंगा तो तुमसे ही। मेरे तो कई लोगों से संबंध निभाने पड़ते हैं, लेकिन सच कहूँ तो अगर कभी विवाह करूंगा तो वह केवल तुमसे ही होगा। माँ कहती हैं कि इस पर विचार करो। मुझे भी भीतर ही भीतर भय महसूस हो रहा है। तुमने यह कैसी मुसीबत को पकड़ा है? यह बेहद जोखिम भरा है, जो अगर किसी तरह सच उजागर हो गया तो सीधे सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। मनीष ने जवाब दिया, महक, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी अवैध धंधों में हाथ नहीं डालता। मैं राजनीति का चतुर खिलाड़ी हूँ। जैसे शतरंज में राजा को मात देना आता है, वैसे ही अपनी राह साफ करने में भी कुशल हूँ। हर तैयारी मैंने पहले ही कर ली है, कोई आंच मुझ तक नहीं पहुंचेगी। राजा के जाते ही उसकी समस्त संपत्ति का स्वामी मैं बन जाऊंगा, और जो रानी है वह मेरी मुट्ठी में होगी। मैं जैसा कहूंगा वैसे ही वह नाचेगी। अगर जरा भी हद से बाहर गई तो उसे भी सख्ती से काबू कर लूंगा। मैंने कहा, मनीष, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे और इस खेल में मेरी बलि चढ़ जाए। मेरे तो माता पिता भी नहीं है। गांव में मामा के घर ही पली बड़ी हूँ और यहाँ अब हॉस्टल में रहती हूँ। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया है, लेकिन मामा मामी अब मुझ पर विवाह का दबाव बना रहे हैं। लड़के मुझे देखने आते हैं, लेकिन हर बार मैं किसी न किसी बहाने उन्हें टाल देती हूँ। मैं तो केवल तुमसे प्यार करती हूँ और विवाह भी तुमसे ही करना चाहती हूँ, पर तुम हर बार मेरी बातों को हल्के में ले लेते हो। मैंने कई बार तुम्हें कहा कि गांव जाकर मामा मामी से हमारी शादी की बात करो, लेकिन तुम हो कि एक चतुर राजनेता की तरह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे टाल देते हो। तुम मुझसे कहते हो कि इतनी जल्दी क्यों है शादी की? हमारी उम्र तो अभी जीवन का आनंद लेने की है, समय का लुत्फ उठाओ, शादी तो कभी भी कर लेंगे। मनीष ने कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने जवाब दिया, तुम्हारे कारण कॉलेज में मेरी ओर हर उंगली उठती है। पूरे कॉलेज में हमारे प्रेम के चर्चे हैं और लोग मुझ पर तंज कसते हैं, मुझे नेता की रखैल कहते हैं। अब ये सब मुझसे सहा नहीं जाता। या तो मुझसे विवाह करो या फिर मुझसे दूर हो जाओ। मैं अब तुम्हारे इंतजार में और नहीं रह सकती। मुझे एक ठोस आश्वासन चाहिए। ये कहकर महक अनीस के फार्म हाउस से बाहर निकल गई। खंडहर सी इमारत के पास नकाब पोश गली की ओर बढ़ता है।
उसकी चाल बता रही थी कि वह कोई स्त्री है। तभी उसका मोबाइल बजता है। नकाबपोश फोन उठाती है। उधर से आवाज आती है, हेलो, मैं मनीष हूं। तुम अभी मेरे फार्म हाउस पर आओ, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। और रिशु का क्या हाल है? किसी को उसके बारे में कुछ पता तो नहीं चला? अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। लड़के के हाथ से फिसल जाने का खतरा है। क्या सारी बातें यूं ही मोबाइल पर करते रहोगे? लड़की बोली, मैं वहीं पहुंच रही हूं। मेरे पति आज बाहर गए हैं और कल शाम तक लौटेंगे। इस रात को तो मैंने तुम्हारे संग बिताने का फैसला कर लिया है। कई दिनों से जिस अलसाए हुए प्रेम ने मेरे मन में अंगड़ाई ले रखी है, वह यूं ही बुझने वाली नहीं है। आज इतने दिनों के बाद तुम्हारे साथ समय बिताने का अवसर जो मिला है। ये कहकर वह धीमे कदमों से मनीष के फार्म हाउस की ओर बढ़ने लगी। ठीक उसके पीछे एक साया खुद को छुपाता हुआ नकाबपोश की हर बात पर गौर करता जा रहा था। नकाबपोश ने एक दो बार मुड़कर देखा। शायद उसे किसी के आसपास होने का एहसास हुआ, परंतु उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। साया जल्दी से एक पेड़ की आड़ में छिप गया, जबकि नकाबपोश मनीष के फार्म हाउस के गेट के पास पहुंची। वह फिर एक बार मुड़कर देखती है और जब पूरी तरह आश्वस्त हो जाती है कि कोई पीछा नहीं कर रहा, तो गेट खोलकर अंदर दाखिल होती है, जहां मनीष पहले से उसका इंतजार कर रहा था। नकाबपोश के प्रवेश करने के कुछ पलों बाद साया गेट के पास प्रकट होता है। वह ठहरता है, कुछ क्षण सोचता है और फिर गेट खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। अब यह सवाल एक रहस्य बन चुका है कि नकाबपोश कौन है। जल्द ही इस रहस्य का खुलासा होने वाला है। मनीष अपने प्रभावशाली नेता होने का भरपूर लाभ उठाते हुए सरकारी भूमि पर फार्म हाउस बनवा चुका था। किसी नेता से बेहतर कौन जान सकता है कि लोगों को कैसे संतुष्ट रखा जाए। चालाक और धूर्त मनीष, जिसे अक्सर लोग रंगीन मिजाज इंसान कहते हैं, एक शातिर शख्स है। बड़े नेताओं अफसरों को रिझाने के लिए वह अक्सर अपने फार्म हाउस पर शराब और मौज मस्ती की महफिलें सजाता है, जिनमें शहर के प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं। शराब और ऐशो आराम के दीवानों के लिए मनीष का फार्म हाउस किसी जन्नत से कम नहीं था। वहां दूर दूर से अफसरों और नेताओं की आवभगत होती थी, जैसे मानो उन पर किसी दैवीय आशीर्वाद का साया हो। हालांकि इंस्पेक्टर रावत जैसे कुछ ईमानदार अधिकारी मनीष की करतूतों से भली भांति परिचित थे, लेकिन ठोस सबूत की कमी के कारण उसे पकड़ने से कतराते थे। हर बार अपने मन को मसोस कर ही रह जाते और हमेशा ऐसे सबूत की तलाश में रहते जो उसे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे कर दे। इंस्पेक्टर रावत को मनीष के खिलाफ अक्सर उगाही, ब्लैकमेलिंग और हिंसा की शिकायतें मिलती रहती थी, मगर हर बार सबूत के अभाव में वह छूट जाता। कुछ समय पहले मनीष और महक के बीच अनबन हो गई थी और उसके जाने के बाद मनीष को एक साथी की कमी खलने लगी। इस पर उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की याद आई और उसने शारदा को फोन किया। कुछ ही पल बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। मनीष ने आवाज लगाई, कौन? नकाबपोश ने जवाब दिया, मैं हूं। मनीष ने आवाज पहचानते हुए कहा, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। नकाबपोश ने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गई। मनीष कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने टेबल पर शराब की बोतल, 4-5 कांच के गिलास और एक प्लेट में सूखे मेवे रखे हुए थे। उसके हाव भाव से साफ था कि उसने पहले ही कुछ पैग लगा रखे थे। शारदा को सामने देखकर उसने कहा, आओ शारदा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रात अकेले गुजारना मुश्किल हो रहा था। मन की इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। देखना, एक दिन तेरे नाम का यहाँ एक ताजमहल बनवाऊंगा। हमारे प्यार की एक निशानी इस दुनिया में छोड़ जाऊंगा। लड़खड़ाती आवाज में मनीष अपनी धुन में बड़बड़ाता जा रहा था। शारदा मनीष की बकवास सुनते सुनते ऊबने लगी थी। उसने माहौल बदलने के लिए मनीष का ध्यान अपनी ओर खींचा और बोली, मनीष, अगर शराब तुम्हें इतनी चढ़ती है तो इतना पीते क्यों हो? एक दिन इसी आदत की वजह से किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। गांव में तुम्हारे दुश्मनों की कमी नहीं है और मौका मिलते ही वे तुम्हें निशाने पर ले सकते हैं। मैं जानती हूँ कि नशे के बिना तुम 10 पर भारी पड़ते हो, लेकिन शराब ज्यादा पीकर तुम खुद को बिखेर कर ताश के पत्तों की तरह गिरा देते हो। किसी दिन तुम्हारे दुश्मन इसी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, तुम्हें मारकर किसी नाली में फेंक देंगे। मनीष ने उसकी बातों को टालते हुए कहा, अरे शारदा, कैसी बातें कर रही हो?
अब मैं नहीं पीता हूँ। ये कहते हुए उसने शराब से भरा गिलास टेबल पर रख दिया और शारदा का हाथ थाम लिया। दोनों आपस में बातें करने लगे। मनीष ने गंभीर होकर पूछा, शारदा, हमारा बच्चा कैसा है? शारदा ने उत्तर दिया, बिल्कुल सुरक्षित है। मेरे पति के आदमी उसे ढूंढने में लगे हैं, लेकिन उन्हें अब तक उसकी भनक नहीं लगी है। मनीष ने चिंता व्यक्त की, सेठ को तुम पर कभी शक तो नहीं हुआ? बच्चा जिस जगह पर रखा है, क्या वो वाकई सुरक्षित है? शारदा ने कहा, शायद अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा समय तक उसे वहां छुपाकर भी तो नहीं रख सकते। वह छोटा कमरा उसकी सांसों को घुटन देने लगा है। हर समय मुझे याद करता रहता है। जब भी गांव के बाहर जाने का मौका मिलता है, मैं उससे मिलने जाती हूँ। उसे शांताबाई के भरोसे छोड़ रखा है। रिशु के जागते ही शारदा उसे कुछ खिलाती पिलाती और फिर उसे अफीम की हल्की खुराक दे देती, जिससे वह फिर से 4-5 घंटे के लिए बेसुध होकर सो जाता। शारदा को यह एहसास था कि यह तरीका सही नहीं है। बार बार नशा देने से कहीं बच्चे की आदत न बन जाए। उसने चिंतित होकर कहा, कब तक हम उसे नशे में रखेंगे? अगर रिशु का शरीर इसकी लत का शिकार हो गया तो हमारे लिए नई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। शारदा ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मनीष, क्यों ना हम भाग चलें, कहीं दूर जाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करें। सेठ ने रिशु के प्रति एक साजिश रच रखी है, उसकी जान को खतरा है। शांताबाई ने सुना है कि धनीराम और उसके गुर्गों के बीच रिशु को खत्म करने की योजना बन चुकी है। ये वही धनीराम है जिसने अपने गुंडों के जरिए कुणाल के माध्यम से रिशु का अपहरण करवाया था और फिर सबूत मिटाने के लिए कुणाल को भी मरवा दिया। शायद धनीराम को कुणाल की सच्चाई का पता चल गया था और इसी कारण उसने उसे रास्ते से हटा दिया। शारदा की आवाज में गहरी चिंता थी। अगर शांताबाई ने उस रात उन गुंडों को रिशु को किसी मकान में ले जाते हुए न देखा होता तो शायद रिशु अब हमारे साथ नहीं होता। हम दोनों ने मिलकर उन गुंडों को बेहोश कर रिशु को उनके चंगुल से छुड़ाया और वहां से बचकर निकल गए। वे पूरी तैयारी में थे। रिशु को मारने का उनका इरादा पक्का था। मनीष ने गंभीरता से कहा, लेकिन धनीराम ऐसा क्यों करेगा? उसकी नजर में तो रिशु सेठ का बेटा है। सेठ तो उसे जान से भी ज्यादा चाहते हैं। शारदा ने उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम कि धनीराम ऐसा क्यों कर रहा है, पर यह सच्चाई है कि सेठ ने रिशु को खत्म करने के लिए पेशेवर गुंडों को काम पर रखा है। शांताबाई, जो मेरी सबसे वफादार सहायक है, ने उन तीनों की बातचीत सुनी और उनकी रिकॉर्डिंग भी मुझे सुनाई। मनीष ने गंभीर स्वर में कहा, शारदा, तुम्हें मालूम है कि मेरा इस गांव को छोड़ना नामुमकिन है। यहाँ के किसानों के बीच मेरी गहरी जड़ें हैं और अफसरों नेताओं के साथ मेरी इतनी पहुंच है कि एक इशारे पर बहुत कुछ बदल सकता है। अगर तुम कहो तो सेठ का काम तमाम करवा दूं, फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। शारदा ने शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, नहीं मनीष, तुम ऐसा कोई कदम मत उठाओ। मैं नहीं चाहती कि सेठ की जान लेकर हम अपने लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करें। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो हमें कहीं भी ढूंढ निकालेंगे। मैं सेठ से केवल आजादी चाहती हूँ। मुझे उनके साथ वो खुशी कभी नहीं मिल सकी। मैं तो जीवन से इतनी हताश हो चुकी थी कि आत्महत्या का निर्णय कर चुकी थी, लेकिन शुक्र है उस शांताबाई का जिसने मुझे तुमसे मिलवाया। तुम्हारे संग बिताए पलों में मुझे जो अनंत सुख मिला वह पहले कभी नहीं पाया था। मैं तुमसे बिछड़ना नहीं चाहती, तुम्हारे साथ ही जीवन जीना चाहती हूँ। इसलिए क्यों ना हम तीनों यहाँ से कहीं दूर अपनी नई दुनिया बसाने निकल चले। रही बात पैसे की, तो मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। धनीराम जी कल तक यहाँ पहुँचेंगे और तब तक मैं सारा कीमती सामान और गहने लेकर आती हूँ। मेरे पास 3 करोड़ की ज्वेलरी और नकदी पहले से सुरक्षित है, जो हमारे आने वाले जीवन को सुगमता से चलाने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर छिपा एक साया हमारी बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसकी आंखों में अंगारे भड़कने लगे। उसके हाथ में पकड़ा हुआ खंजर खून की प्यास से जल उठा। वह खुद पर काबू खो बैठा और अचानक कमरे में आ घुसा। ये दृश्य देखकर मनीष और शारदा दोनों स्तब्ध और भयभीत हो गए। साया कड़वे स्वर में कहता है, तो ये सब मेरे पीछे चल रहा था? तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त के बाहर हैं। घबराई हुई शारदा धीमे स्वर में कहती है, आप यहाँ? लेकिन आपको तो कल आना था,
जो व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था वही स्वयं धनीराम सेठ थे। क्रोध में उफनते हुए वह बोले, तुम्हारे हर कदम का पीछा करते हुए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। क्या तुम्हें लगा था कि तुम मेरे पीठ पीछे अपने शौक पूरे करती रहोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हारे आचरण पर तो मुझे उसी दिन शक हो गया था जब तुम गर्भवती हुई थी। शारदा कहती है, नहीं, ये बच्चा तो आपका ही है। लेकिन हाँ, ये सच है कि मैं आपसे संतुष्ट नहीं थी। एक दिन शांता ने मुझे मनीष से मिलवाया और मनीष ने मुझे वह सुख दिया जो आपने कभी नहीं दिया। तब से मैं मनीष के बिना नहीं रह सकती। मनीष ने मुझे ऐसा आनंद दिया जो आपने नहीं दिया। ये मेरी भूल थी, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया है। धनीराम गुस्से में कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो बेवफा औरत, हमारे खानदान का नाम डुबाने वाली। इस आवारा लुच्चे के साथ भागने का सपना देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि यह तुम्हें सुखी रखेगा? ये आदमी जिसकी हर गली में एक नई औरत से संबंध है, तुम्हारा वफादार बनेगा? नहीं, ये तुम्हें बर्बाद करेगा। अभी तुम्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कल तुम्हें किसी कोठे पर बेच देगा। और तुम मुझसे कहती हो कि यह बच्चा मेरा है। धनीराम अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, सुनो, जब 3 साल तक हमारी कोई संतान नहीं हुई तो मैंने एक सेक्सोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने हर जांच की और स्पष्ट रूप से बताया कि मेरे शरीर में शुक्राणु निर्माण करने की क्षमता नहीं है। मेरे शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता था वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। इसका मतलब मैं कभी पिता नहीं बन सकता। अब बताओ, यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? शारदा अपनी जगह पर ठिठकी खड़ी रह जाती है। धनीराम कहते हैं, मुझे सब पता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है। इसी कारण से इसे रास्ते से हटाने का अवसर ढूंढ रहा था। मैंने ही इसे मरवाने की योजना बनाई थी। इसके लिए कुणाल के हाथों से काम करवाया, लेकिन तुम दोनों ने किसी तरह उस बच्चे को बचा लिया। शारदा, जो अब पूरी तरह से निःशब्द थी, कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। हमने नहीं, शारदा ने कठोर स्वर में कहा, बल्कि शांता ने हमारे संग मिलकर तुम्हारे आदमियों को परास्त कर दिया और मेरे बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया। शांता ने ही मुझे तुम्हारी हर चाल से अवगत कराया था। उसी क्षण मैंने जान लिया कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति अविश्वास उपजा है। तब से मैंने सतर्कता बरती और अपने बच्चे को तुम्हारी निर्दयता से बचा लिया। अब मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरे संरक्षण में है। सेठ जी क्रोध में कहते हैं, लेकिन यह सुरक्षा तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी और खुद तुम, कोई भी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। मनीष, जो अपनी जगह अडिग खड़ा था, धनीराम को चुनौती देते हुए बोला, धनीराम, तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हो? अपनी सलामती की दुआ करो, अब तो तुम यहाँ से जीवित नहीं निकलोगे। धनीराम हंसी में बड़बड़ाता है, तू मुझे मारेगा? तू जो खुद नशे में धुत रहता है, अपने पैरों पर सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। मेरा खंजर प्यासा है, तुम दोनों के खून का। कहते हुए धनीराम बाज की तरह शारदा की ओर झपटा और उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया। इसी बीच मनीष ने अपने रिवॉल्वर को तैयार किया और धनीराम की ओर तान दिया। धनीराम के संभलने से पहले ही मनीष की उंगली ने ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधे धनीराम के मस्तिष्क को भेदती हुई निकल गई। धनीराम का शरीर जमीन पर निर्जीव गिर पड़ा। मनीष और शारदा एक गहरी सांस लेते हैं, मानो उनके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। कुछ पल की खामोशी के बाद मनीष गंभीर स्वर में कहता है, शारदा, ये समय डरने का नहीं है, बल्कि तुरंत कार्यवाही का है। पुलिस या अन्य लोग यहाँ पहुँचने से पहले हमें धनीराम की लाश को ठिकाने लगाना होगा। ये भी समझ लो कि धनीराम की अचानक गुमशुदगी पर पुलिस चुप नहीं बैठेगी। हो सकता है कि धनीराम की तरह ही कोई मुखबिर हमारे आसपास हो, जिसने हमें इस फार्म हाउस तक आते हुए देख लिया हो। इसलिए अब हमें यह जगह छोड़कर बहुत दूर जाना होगा। हम दोनों इतना दूर चले जाएंगे कि जहां न पुलिस की पहुंच हो, न ही किसी और की। मैं लाश को निपटाने में जुटता हूँ। तुम उसी दौरान घर से सारा नकद और गहने समेटकर यहाँ आ जाओ। मेरी सो को भी साथ लेकर आना, ताकि हम इस जगह से बहुत दूर जा सके। शारदा कहती है, ठीक है, मैं ये काम जल्दी निपटा कर आ रही हूँ। इसके बाद शारदा अपने घर की ओर निकल जाती है। इधर मैं मनीष को फोन पर जरूरी हिदायतें देकर फार्म हाउस बुलाता हूँ। मनीष फार्म हाउस के बगीचे के एक कोने में गड्ढा तैयार करने में लग जाता है, ताकि सेठ की लाश को वहां दफन किया जा सके। कुछ देर बाद
महक फार्म हाउस पर पहुंचती है और देखती है कि मनीष धनीराम की लाश के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। मैं कहती हूँ, मनीष, तुमने यह क्या किया? सेठ को मार दिया? मनीष जल्दी से कहता है, अब बातें करने का वक्त नहीं है, मेरी मदद करो, चलो इसे उठाते हैं और बगीचे में दफन कर देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम दोनों धनीराम की लाश को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका वजन काफी ज्यादा होता है। मनीष कहता है, ऐसा लगता है कि इसे उठाकर ले जाना मुश्किल है, चलो इसे घसीटकर गड्ढे के पास ले चलते हैं। हम धनीराम की लाश को घसीटते हुए गड्ढे के पास लाते हैं और उसे उसमें डाल देते हैं। फिर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रखकर गड्ढे को भर देते हैं और मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह ढक देते हैं, किसी को कुछ भनक नहीं लगेगी। मनीष और मैं धनीराम की लाश को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह असहनीय रूप से भारी होती है। मनीष कहता है, शायद इसे उठाकर ले जाना संभव नहीं होगा, आओ इसे घसीटकर गड्ढे तक ले चलते हैं। हम दोनों धनीराम की लाश को घसीटते हुए गड्ढे के पास ले जाते हैं और उसे उसमें डाल देते हैं। फिर गड्ढे को बड़े बड़े पत्थरों से भरकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। मैं पूछती हूँ, ये 2 अतिरिक्त गड्ढे किसके लिए है? मनीष के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आती है और वह कहता है, वक्त आने पर पता चल जाएगा। इसके बाद मनीष और महक कमरे के अंदर चले जाते हैं। उधर शारदा तिजोरी से सारे पैसे और गहने एक बैग में भरती है और मकान को ताला लगाकर बैग लेकर पिछवाड़े के रास्ते सेठ जी की पुरानी पुश्तैनी हवेली की ओर बढ़ती है। यहाँ हवेली के एक अलग थलग कमरे में सारा अनावश्यक सामान रखा गया है। इस जगह पर कोई आता जाता नहीं। कभी इस हवेली को ओंटो की कोठी के नाम से जाना जाता था। रेसू को इसी हवेली के एक कमरे में शांताबाई की निगरानी में रखा गया है। शारदा कमरे में प्रवेश करती है, जहां शांताबाई नीशू के पास बैठी होती है। शारदा को देखकर शांताबाई कहती है, आप आ गईं? शारदा कहती है, हाँ। फिर वह पूरी घटना शांताबाई को बताती है और उसे रुपए 5 लाख का इनाम देते हुए कहती है, शांता, तूने मेरी और मेरे बच्चे की बहुत सेवा की है, यह तेरा इनाम है। मैं अब हमेशा के लिए गांव छोड़कर मनीष के साथ बहुत दूर जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना। शांता उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो मालकिन? शारदा एक लंबी सांस लेकर कहती है, यह नहीं बता सकती, अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। ये रुपए 5 लाख तेरा जीवन सुचारू रूप से चला देंगे शांताबाई। अब तुझे किसी के यहाँ नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। शांताबाई कहती है, ठीक है मालकिन, अपना ध्यान रखना, अगर कभी मन हो तो फोन कर लेना। शारदा को अचानक कुछ याद आता है। वह शांताबाई को बच्चे के खिलौनों और कपड़ों से भरा बैग तैयार करने का निर्देश देती है और कहती है, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ शांता, तब तक तू बच्चे को तैयार कर दे, मैं अपने मोबाइल को घर पर ही छोड़ आई हूँ। शारदा तेजी से घर पहुंचकर अपना मोबाइल उठाती है और पुनः पुरानी हवेली की ओर लौट आती है। इतने में शांताबाई बच्चे को जगाकर खाना खिला चुकी होती है। शारदा सभी बैग्स को अपनी गाड़ी में रखवाकर बच्चे के साथ फार्म हाउस की ओर रवाना होती है। शारदा के रवाना होते ही शांताबाई किसी को फोन करती है और कुछ मिनट तक दोनों में बातचीत होती है। फार्म हाउस के गेट पर गाड़ी की आवाज सुनकर मनीष बाहर आ जाता है। शारदा अपने बच्चे के साथ गाड़ी से उतरती है। मनीष तीनों बैग्स को अंदर ले जाता है। शारदा बच्चे को लेकर कमरे में प्रवेश करती है और सामने मैक को देखकर हतप्रभ रह जाती है। शारदा कहती है, मनीष, ये यहाँ कैसे? मनीष मुस्कुराकर कहता है, यह भी हमारे साथ ही जाएगा। शारदा गुस्से में कहती है, ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि अब तुम्हारा मैक से कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच फार्म हाउस के पास पुलिस की जीपों का काफिला आ पहुंचता है और चारों ओर से फार्म हाउस को घेर लेता है। इंस्पेक्टर संजय, सब इंस्पेक्टर रावत और सनी अपने अपने पोजीशन संभालते हुए धीरे धीरे फार्म हाउस की ओर बढ़ने लगते हैं। इंस्पेक्टर सबको चेतावनी देते हैं, किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। मनीष ने आगे बढ़ते हुए गहरी आवाज में कहा, देखो, जिस तरह से तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, उसी तरह मैं भी महक को छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। शारदा ने विरोध जताते हुए जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तुम महक के साथ जाना चाहते हो तो हम दोनों जाएंगे,
वरना मैं पुलिस में जाकर तुम्हारे सारे भेद खोल दूंगी। मैं सेठ धनीराम की हत्या के बारे में भी बता दूंगी जो तुमने की थी, और यह भी कि तुम दोनों ने मिलकर बच्चे का अपहरण किया था। बड़ी मुश्किल से मैं उसे फार्म हाउस से बचा कर लाई हूँ। पुलिस मेरी बात पर तुमसे ज्यादा विश्वास करेगी। मनीष ने उसकी बात सुनकर ठंडे स्वर में कहा, पुलिस तक पहुंचोगी तभी ना। और फिर उसने शारदा पर रिवॉल्वर तान दी। एक गोली चली और शारदा वहीं ढेर हो गई। उसका खून फर्श पर फैल गया। दूसरी गोली से रीसू की जिंदगी का भी अंत हो गया। मनीष ने अपने ही हाथों से अपने अपनों का अंत कर दिया। एक निर्दोष की नृशंस हत्या कर दी गई, जिसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। अंदर से गोली की गूंज सुनते ही पुलिस ने हरकत में आते हुए फुर्ती से प्रतिक्रिया दी। सब अधिकारी कमरे की ओर तेजी से दौड़े और उनके कदमों की आहट से मनीष और मैक चौकस हो गए। दोनों कमरे से निकलकर अपनी कार की ओर भागने लगे। सब इंस्पेक्टर संजय ने ललकारते हुए कहा, मनीष, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। समझदारी इसी में है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो। मनीष ने अपने रिवॉल्वर का रुख सब इंस्पेक्टर संजय की ओर मोड़ते हुए बोला, इंस्पेक्टर संजय, मनीष कोई बच्चा नहीं है कि यूं तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना यहीं पर अंजाम भुगतोगे। संजय ने संयम रखते हुए उत्तर दिया, मनीष, तुम किस भ्रम में जी रहे हो? पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर रखी है। तुम्हारी एक गोली चलेगी तो हमारी बंदूकों से बरसात होगी। सोच लो, उनके सामने तुम एक क्षण भी टिक नहीं पाओगे। मनीष ने दृढ़ता से कहा, मेरे रहते यह संभव नहीं है। इतना कहते ही मनीष ने संजय पर गोली दाग दी, लेकिन संजय बाल बाल बच गया। इसके तुरंत बाद पुलिस की रिवॉल्वरें गरज उठी और जवाबी हमले में मनीष और मैक की छाती को चीरते हुए गोलियां उनके दिलों में उतर गई। पीछे खड़े पुलिस कर्मियों की गोलीबारी ने मनीष और मैक को छलनी कर डाला। सब इंस्पेक्टर संजय ने वायरलेस पर इंस्पेक्टर रावत को सूचना दी कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इंस्पेक्टर रावत ने उन्हें सराहना के शब्द कहे। सेठ धनीराम की लाश को अपराध स्थल से बाहर निकालकर सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कुछ दिन बाद सब इंस्पेक्टर संजय शांताबाई के घर पहुंचता है। शांताबाई अपनी तीखी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करती है और एक बैग उनके हाथ में सौंप देती है। वह कहती है, वादे के अनुसार ये सब पूरा किया गया है। सब इंस्पेक्टर संजय बैग लेकर धीमे कदमों से अपने घर की ओर लौटने लगता है। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थितियां और स्थान का गहन महत्व होता है। कई बार घटनाएं ऐसी होती हैं कि उनके होने की दिशा में परिस्थितियां स्वतः ही बनती चली जाती हैं। कलयुग में एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वे थे राजा विक्रमादित्य। उनके नाम से भारत में विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ। राजा विक्रमादित्य न केवल एक अद्वितीय पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि वे असाधारण विद्वान, दक्ष प्रशासक और धर्म का पालन करने वाले परोपकारी शासक भी थे। अपनी प्रजा के प्रति उनके मन में गहन स्नेह था, जिसे वे अपने पुत्रवत मानते थे। वे रात्रिकाल में भेष बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकलते थे, ताकि अपनी प्रजा की समस्याओं और हालचाल से भलीभांति अवगत हो सके। ऐसी ही एक रात का प्रसंग है जब राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धारण कर नगर भ्रमण का निश्चय किया। रात्रि की कालिमा धीरे धीरे अमृत बेला में परिवर्तित हो रही थी। जैसे ही सुबह का आभास होने लगा, राजा नगर के उस मार्ग से गुजर रहे थे जो एक सघन जंगल से सटा हुआ था। अचानक उनकी दृष्टि एक युवा लकड़हारे पर पड़ी। वह अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। उसी क्षण राजा की नजर एक विशाल रीछ पर पड़ी, जो तेजी से दौड़ता हुआ उसी वृक्ष की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर राजा को अत्यंत विस्मय हुआ, क्योंकि रीछ आमतौर पर वृक्ष पर नहीं चढ़ पाते, लेकिन यह रीछ असामान्य रूप से उस वृक्ष पर चढ़ने लगा। लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो वह भयभीत हो गया। घबराहट के कारण उसके हाथ पांव कांपने लगे और उसी घबराहट में वह टहनी जिस पर वह खड़ा था टूट गई। लकड़हारा नीचे जमीन पर गिर पड़ा और चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वह रीछ वृक्ष से नीचे उतरा और राजा की आंखों के सामने एक अप्रत्याशित घटना घटी।
रीछ ने एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप स्थित एक पुराने कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया। राजा थोड़ी दूरी पर खड़े होकर यह दृश्य बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह युवती जो रीछ का रूप बदल चुकी है, अब क्या करने वाली है। कुछ समय बाद राजा के 2 सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे वहां से गुजरे। संयोगवश वे दोनों सगे भाई थे। छोटे भाई की दृष्टि जब कुएं की मुंडेर पर बैठी उस अद्भुत रूपवती पर पड़ी तो उसने बड़े भाई से कहा, भैया देखो कितनी अनुपम सुंदरी यहाँ बैठी है, मेरा मन करता है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला, छोटे बड़े भाई के रहते हुए तुम विवाह कैसे कर सकते हो? बड़ा होने के नाते यह अधिकार मेरा है, मैं ही इससे विवाह करूंगा। छोटे भाई ने तुरंत प्रतिवाद किया, लेकिन इसे मैंने पहले देखा है, इसलिए इस पर अधिकार भी मेरा ही होगा। दोनों भाइयों के बीच वाद विवाद बढ़ने लगा। अंततः बड़े भाई ने सुझाव दिया, हम व्यर्थ लड़ाई क्यों करें, क्यों न इस युवती से ही पूछ लें कि वह हम दोनों में से किसे अपना पति चुनना चाहेगी। वे दोनों भाई उस युवती के पास पहुंचे। बड़े भाई ने उससे प्रश्न किया, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस निर्जन स्थान पर क्या कर रही हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं पास के गांव की निवासी हूँ और अपने भावी पति की तलाश में निकली हूँ। यह सुनकर छोटे भाई ने कहा, यदि तुम्हारा पति नहीं है तो हम दोनों तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। युवती मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी अविवाहित हूँ और एक योग्य वर की खोज में हूँ। यदि तुम दोनों में से कोई मेरी शर्त पूरी कर सके तो मैं उसी से विवाह करूंगी। दोनों भाइयों ने एक साथ पूछा, क्या है तुम्हारी शर्त? युवती ने गंभीरता से कहा, तुम दोनों में से जो अपनी बहादुरी और श्रेष्ठता साबित करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। युवती की बात सुनते ही दोनों भाइयों के भीतर एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ मच गई। उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली और एक दूसरे से लड़ने लगे। युद्ध करते करते वे इतने आक्रामक हो गए कि अंततः दोनों ने एक दूसरे पर प्रहार कर दिया, जिससे उनके प्राण पखेरु उड़ गए। युवती ने यह दृश्य देखकर जोर से अट्टहास किया और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी। राजा विक्रमादित्य जो यह सब देख रहे थे सोचने लगे, यह छलावा जो रीछ से युवती बनी अब किस ओर बढ़ रही है। राजा ने थोड़ी दूरी रखते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इस विचित्र घटना ने राजा को इतना अचंभित कर दिया था कि वे अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। इस बीच सूर्यदेव का प्रकाश पूर्ण रूप से फैल चुका था, लेकिन राजा विक्रमादित्य का मन अभी भी उस रहस्यमय घटना में उलझा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपनी भूख प्यास और राजा काज सब कुछ भूल चुके थे। उनका ध्यान केवल उस रहस्यमय स्त्री की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था। वह सावधानी पूर्वक पर्याप्त दूरी बनाकर उस स्त्री का पीछा कर रहे थे। लगभग 200 कदम आगे बढ़ने के बाद राजा ने जो दृश्य देखा वह उनकी कल्पना से परे था। उनकी आंखों के सामने वह सुंदर स्त्री अचानक अपना रूप बदलकर एक भयावह विषैले नाग में परिवर्तित हो गई। वह नाग अत्यंत तीव्र गति से रेंगते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी। वह नाग नदी किनारे जाकर क्षण भर के लिए रुका, फिर राजा की आंखों के सामने ही नदी में कूद पड़ा। नदी के मध्य में एक नाव थी जिसमें लगभग 25 लोग सवार थे। वह जहरीला नाग सीधा उस नाव की ओर बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य किनारे पर खड़े यह सब देख रहे थे। जैसे ही नाग ने नाव में छलांग लगाई, वहां अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग बेतहाशा नदी में कूदने लगे। जो लोग तैरना जानते थे वे किसी तरह किनारे तक पहुंच गए, लेकिन जो तैरने में असमर्थ थे वे गहरे जल में डूब गए। कुछ समय बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और किनारे किनारे तेजी से आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना समय गंवाए उसका पीछा जारी रखा। कुछ दूरी तय करने के बाद राजा को पुनः चकित होना पड़ा। वह नाग एक बार फिर अपना स्वरूप बदल चुका था। अब वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए था। राजा ने सोचा, यह रहस्यमय प्राणी अब एक ब्राह्मण का वेश बनाए हुए है। यही उचित समय है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का। ये विचार आते ही राजा विक्रमादित्य तेजी से उसके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी विनम्रता से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। राजा ने सीधे पूछा, आप कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ।
राजा ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण नहीं है। वृद्ध ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में प्रतिप्रश्न किया, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा ने दृढ़ता से कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम दिखाई देते हो। ब्राह्मण ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं जो भी हूँ उससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो और अपना मार्ग नापो। राजा बोले, सत्य को जाने बिना मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। उस पर वह वृद्ध बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने दृढ़ता से कहा, तुम मुझसे असत्य नहीं बोल सकते। मैं तुम्हारा पीछा तब से कर रहा हूँ जब तुम नीचे बने हुए थे। मैंने देखा कि तुमने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर एक सुंदर स्त्री का रूप धर लिया और 2 सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। उसके बाद तुमने एक विषैले नाग का रूप लिया और नदी में छलांग लगाई। नाव में प्रवेश करने के बाद तुम्हारी दहशत से यात्रियों में भगदड़ मच गई। नाव पलट गई और आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब तुमने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया है, इसलिए सच सच बता दो कि तुम हो कौन। राजा के शब्दों पर वह बूढ़ा ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, यदि मैं ना बताऊं तो। राजा ने तलवार खींचते हुए कहा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं उसका वफादार सेवक हूँ। इस धर्मनिष्ठ राजा की राजधानी में इतने लोगों की जान लेने के बाद तुम बचकर नहीं जा सकते। मरने से पहले सत्य उजागर कर दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह महान राजा विक्रमादित्य की राजधानी है और यह भी जानता हूँ कि तुम स्वयं सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी यह जान लो कि तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें मरने पर विवश कर दूंगा। उसकी बात सुनकर राजा विचारमग्न हो गए। उन्होंने सोचा, जो मुझे इस रूप में पहचान चुका है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। राजा ने थोड़ा नम्र होकर कहा, अब जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया यह बताएं कि आप वास्तव में कौन है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, संसार में 4 प्रकार की हट प्रसिद्ध है, राजहट, बालहट, त्रियाहट और योगहट। तुम इस समय राजहट पर अड़े हुए हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम्हारा हट समाप्त नहीं होगा, इसलिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। इसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने गहरी आवाज में कहना आरंभ किया, हे राजन, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। जो भी कहूँगा उसे ध्यान पूर्वक सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जो भी जीव जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसी कारण इस भूमि को मृत्यु लोक कहा जाता है। जब कोई जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है और पूर्ण आकार लेता है, तब आत्मा उसमें समाहित होकर उसे सजीव बनाती है। उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति तय कर दी जाती है। मृत्यु किस प्रकार आएगी यह भी पहले से निश्चित होता है। हे राजन, क्या तुम यह भी अवगत हो कि इस संसार में हर जीव के जन्म और मृत्यु का समूचा लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास सुरक्षित रहता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय समीप आता है तो चित्रगुप्त धर्मराज को इस विषय में सूचित करते हैं। क्योंकि समस्त प्राणियों की मृत्यु का कार्यभार भगवान शिव के अधीन है, इसलिए धर्मराज उनकी अनुमति के लिए प्रार्थना करते हैं। जब भगवान शिव अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, तब धर्मराज मुझे अर्थात काल को आदेश देते हैं। मैं तब मृत्यु लोक पर आता हूँ। मुझे यह भली भांति ज्ञात होता है कि किस जीव की मृत्यु किस समय, किस स्थान पर और किन परिस्थितियों में होनी है। मैं उस समय और स्थान पर उपस्थित होता हूँ और उस जीव को उसकी पूर्व निर्धारित मृत्यु तक पहुँचाता हूँ। यह प्रक्रिया उस प्राणी की नियति के अनुसार होती है। मैं केवल वह परिस्थितियां उत्पन्न करता हूँ जो उसकी मृत्यु के लिए आवश्यक होती है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह तो झूठ है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस लकड़हारे की मृत्यु के पीछे तुम ही जिम्मेदार थे। इस पर वह वृद्ध ब्राह्मण बोला, राजन, तुम्हारी बात सत्य प्रतीत हो सकती है, किंतु गहराई से समझो। लोग यही मानते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरने और टहनी टूटने के कारण हुई, लेकिन वह तो उसकी नियति थी। मुझे धर्मराज का आदेश था
और मुझे केवल उन परिस्थितियों को साकार करना था। यदि तुम सोचो कि असली रीछ ऐसा कार्य कर सकता है तो यह भ्रम है। असली रीछ कभी वृक्ष पर चढ़ने में सक्षम नहीं होता, परंतु मैं काल हूं और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जहां तक उन सिपाही भाइयों की बात है, ब्राह्मण ने आगे कहा, उनकी मृत्यु भी एक दूसरे के हाथों लिखी हुई थी। मुझे उनके लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करना पड़ा, और जो यात्री नदी में डूबकर मरे, उनकी मृत्यु जल में लिखी गई थी। इसके लिए मुझे जहरीले नाग का रूप लेना पड़ा। हे राजन, अब तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि मैं कौन हूं और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था। साथ ही ये भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थितियां संसार के जीवों के जीवन और मृत्यु में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राजा विक्रमादित्य ने यह सब सुनकर गहन विचार किया। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए काल की बातों को राजा विक्रमादित्य ने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और गहरी विचारधारा में लीन हो गए। कालदेव ने कहा, हे राजन, अब मुझे प्रस्थान करना होगा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे कालदेव, आपने मुझे अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है, जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन कृपया जाते जाते मेरे एक अंतिम प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। कालदेव ने तत्क्षण उत्तर दिया, पूछो राजन, परंतु शीघ्र पूछो, मेरे पास अधिक समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने निवेदन किया, हे कालदेव, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु किस स्थान और परिस्थिति में होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि यह घटना कब घटित होगी। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है। इस पर कालदेव गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, यदि मैंने तुम्हें मृत्यु का समय अब भी बता दिया तो तुम तत्काल ही चिंता के दलदल में फंस जाओगे, और तुम यह तो जानते ही हो कि चिंता किसी चिता से कम नहीं होती। अभी तुम्हें अपने शासनकाल में अनेक कल्याणकारी कार्य करने हैं, जिनसे प्रजा का जीवन समृद्ध हो सके। राजा विक्रमादित्य ने आग्रह पूर्वक कहा, ठीक है, समय न सही, परंतु यह तो बताइए कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव ने रहस्यमय स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल की सीढ़ियों पर पैर फिसलने से होगी। इतना कहकर वह बूढ़ा ब्राह्मण रूपी काल तुरंत एक दिशा की ओर बढ़ा और कुछ ही पलों में दृष्टि से ओझल हो गया। उसी समय सूर्यदेव अस्त हो चुके थे और चारों ओर घना अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य, जो शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, गहरे विचारों में डूबे अपने महल की ओर प्रस्थान करने लगे। उनके मन में कालदेव के वचनों की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। समय बीता और जो कहा गया था वह सत्य सिद्ध हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु महल की सीढ़ियों पर फिसलने से हुई। इस ऐतिहासिक घटना की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है। बहुत पुराने समय की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कुछ बंजारे आकर बस गए थे। गांव के खेत वीरान पड़े थे और उन्हीं खेतों में बंजारों ने अपना ठिकाना बना लिया था। बंजारों के कबीले का मुखिया तंत्र मंत्र में दक्ष था और अक्सर टोने टोटके और मंत्र सिद्धि के कार्यों में लीन रहता था। गांव में किसी को भी बंजारों के वास्तविक उद्देश्य का अंदाजा नहीं था। मुखिया अपने साथियों के साथ एकजुट रहता था और कुछ खास लोग ही उसके अनुष्ठानों में भाग लेते थे। आधी रात को लगभग 2 बजे मुखिया एक कंकाल लेकर आता और उसके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर मंत्र उच्चारण करता। बंजारों के इस कबीले में एक गर्भवती स्त्री थी, जिसने 9वें महीने में एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन बच्चे के 1 महीने का होते ही वह अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। माँ व्याकुल होकर रोने लगी और कबीले में अफरा तफरी मच गई। सभी ने सोचा कि बच्चा जंगली जानवर का शिकार हो गया होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दरअसल कबीले के मुखिया ने ही उस बच्चे का अपहरण करवाया था और यह सब उस बच्चे के पिता की सहमति से हुआ था। रात के अंधेरे में मुखिया ने उस मासूम की बलि चढ़ा दी। इसके पीछे एक भयानक कारण था। बंजारों का डेरा जिस स्थान पर था, उसके पास एक पुराना बगीचा था, जिसके नीचे खजाने के गड़े होने की कहानियां प्रचलित थी।
मुखिया ने तंत्र मंत्र के माध्यम से उस खजाने को प्राप्त करने की योजना बनाई थी और वह बलि इसी अनुष्ठान का हिस्सा थी। मान्यता थी कि बलि देने के 15-20 दिनों बाद वह खजाना स्वयं ही धरती से बाहर आ जाएगा। इसलिए मुखिया ने इस अवधि के दौरान अपनी तांत्रिक शक्तियों को और अधिक मजबूत करने के प्रयास किए। अब धीरे धीरे वह समय नजदीक आ गया था जब खजाना धरती से प्रकट होने वाला था और मुखिया अपने अनुष्ठानों में निरंतर जुटा हुआ था, इस प्रतीक्षा में कि उसकी मेहनत का फल उसे शीघ्र ही प्राप्त होगा। समय पूरा होते ही मुखिया जी रात के 2 बजे बगीचे में पहुंचे। वहां अचानक जमीन का एक हिस्सा धंसने लगा और उसी में से एक विशाल मटका बाहर आया जो राजा महाराजाओं के समय के कीमती हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। ये मटका धीरे धीरे बगीचे के चारों ओर चक्कर काटने लगा, मानो उसमें अब जीवन का संचार हो गया हो। दरअसल नरबलि के परिणाम स्वरूप अब यह खजाना एक प्रकार से जीवित प्राणी की भांति व्यवहार करने लगा था। मुखिया ने जैसे ही उस मटके को छूने का प्रयास किया, उसमें से एक काला बिच्छू निकला और उसने मुखिया को डंक मार दिया। उस डंक के लगते ही मुखिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते वह कीमती मटका धरती में समा गया। मुखिया वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। सुबह जब कबीले के लोग मुखिया को ढूंढते हुए बगीचे तक पहुंचे तो उन्होंने उसे बेहोश पाया। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो गई। कुछ गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। कबीले वाले मुखिया को उठाकर अपने डेरे में ले आए और मंत्रों के सहारे उसे ठीक करने का प्रयास किया। थोड़ी देर में मुखिया को होश तो आया, लेकिन उसकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। इस घटना से कबीले के सभी लोग भयभीत हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि बिच्छू के डंक से आंख की रोशनी जाना कोई साधारण बात नहीं। गांव वाले मुखिया से पूछने लगे, बाबा, आप रात को उस बगीचे में क्या करने गए थे? मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अरे भाइयों, मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मुझे कई दिनों से वहां किसी अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था। पूजा पाठ करते समय अचानक विघ्न उत्पन्न होने लगे थे, इसलिए मैंने सोचा कि खुद जाकर देखूं क्या कारण है। जब मैं बगीचे में पहुंचा तो मुझे वहां एक चुड़ैल का साया नजर आया। मैंने उसे पकड़ने के लिए कुछ अनुष्ठान किए, लेकिन उसने मुझ पर ही हमला कर दिया और इसी वजह से मेरी आंख की रोशनी चली गई। गांव के लोग जो भोले भाले और अंधविश्वासी थे, मुखिया की बातों को सच मान बैठे, लेकिन असलियत यह थी कि मुखिया ने यह कहानी केवल इसलिए गढ़ी थी ताकि गांव के लोग उस बगीचे के पास न जाएं। वह जानता था कि खजाना वहीं कहीं मौजूद है और यदि कोई और व्यक्ति वहां पहुंचता तो उसकी योजना में बाधा आ सकती थी। अब मुखिया मन ही मन सोचने लगा कि बलि चढ़ाने के बावजूद वह उस खजाने को क्यों नहीं पा सका। उसके मन में विचार आने लगा कि वह बिच्छू शायद खजाने का रक्षक है और उस खजाने की पहरेदारी करता है। अब मुखिया जी किसी भी हाल में उस खजाने को पाना चाहते थे। उन्होंने 1 हफ्ते का विश्राम लिया, फिर अपनी साधना में गहरे उतर गए। उन्होंने काल देवता का आह्वान किया ताकि उन्हें खजाना निकालने का कोई अचूक उपाय मिल सके। अंततः 1 हफ्ते की कठिन तपस्या के बाद काल देवता प्रकट हुए। मुखिया जी ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें बताई। काल देवता ने कहा, यह कोई साधारण खजाना नहीं है जिसे बस मिट्टी खोद कर पाया जा सके। यह एक जागृत खजाना है और इसकी रक्षा एक चमत्कारी वृक्ष करता है। सदियों से इसके पहरेदार का कार्य एक बिच्छू कर रहा है, लेकिन इसे हटाकर किसी अन्य जीव को रक्षा का भार सौंपना होगा, तभी तुम इस खजाने को अपना बना पाओगे। इतना कहकर काल देवता अंतर्ध्यान हो गए। मुखिया की यह साधना औरतों के नजरों से छुपी न रह सकी, जो खेतों में काम करती थी। उनमें से एक औरत ने मुखिया को दूर से देखा, लेकिन वह उनकी बातों को सुन नहीं पाई और इसलिए खजाने का सच उसे नहीं पता चल सका। अगले दिन रात के ठीक 2 बजे मुखिया जी फिर से बगीचे की ओर निकले, जहां वह खजाना निकलता था। इस बार उन्होंने वहां देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन खजाना प्रकट नहीं हुआ। मुखिया ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से इसका कारण जानने का प्रयास किया। तब पता चला कि उनके पिछले स्पर्श के कारण खजाना अपने आप लुप्त हो चुका है। अब जब उसका निर्धारित समय आएगा तभी वह फिर से प्रकट होगा। इतने में गांव के लोग वहां आ पहुंचे। उस औरत ने गांव वालों से मुखिया की गतिविधियों का जिक्र किया, हालांकि उसे बातों का पूर्ण अर्थ पता नहीं था।
उसने बस इतना कहा कि मुखिया तंत्र साधना में लीन है और उनकी हरकतें संदिग्ध हैं। यह सुनकर गांव वाले क्रोधित हो उठे। उन्होंने मुखिया को गलत कार्यों का दोषी मानते हुए आक्रोश में आकर उस पर पथराव शुरू कर दिया। जब उन्होंने उस मुखिया पर पत्थरों की बारिश की तो इसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ रहने वाले बंजारे भी भयभीत होकर गांव छोड़कर भाग निकले। अब कबीले के सारे लोग गांव से दूर जाकर बसने लगे। दूसरे गांव में कबीले के आपसी सहयोग से लाखन को नया मुखिया नियुक्त किया गया। लाखन कोई और नहीं, वही व्यक्ति था जिसके बच्चे की बलि चढ़ाई गई थी, क्योंकि वह पहले के मुखिया का अत्यंत निकटस्थ था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मुखिया की मृत्यु को 6 महीने हो गए। एक रात लाखन ने एक विचित्र सपना देखा और वह हड़बड़ाकर जाग उठा। उसकी घबराहट बेवजह नहीं थी। उसके सपने में वही मृत मुखिया दिखाई दिया था, जो अत्यंत भयावह रूप में प्रकट होता था। लाखन को लगा कि यह कोई परिचित आत्मा हो सकती है। वह उठकर पानी पीता और पुनः सोने का प्रयास करता, परंतु अगली रात भी वही स्वप्न उसे परेशान करने लगा। इस बार मुखिया ने स्वप्न में स्पष्ट कहा, मेरी अकाल मृत्यु हुई है लाखन। इसका कारण है यह गांव। इस पूरे गांव को विनाश कर दे, अन्यथा मैं इस कबीले को और तेरे परिवार को समाप्त कर दूंगा। लाखन घबराकर जाग गया। उसे मुखिया का चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगा, जो कहने लगा, क्या तुझे मेरी आत्मा का संताप समझ नहीं आता? मैं बदले की और उस खजाने की भूखी हूँ जो मेरी अधूरी इच्छा रह गई थी। मेरा शरीर मृत है पर आत्मा जीवित है। लाखन ने प्रतिकार किया, परंतु मुखिया जी, ये सब मैं नहीं कर सकता। मुझे कोई विद्या का ज्ञान नहीं है। मुखिया ने कहा, मुझे यह पता है लाखन, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ। मुझे एक मृत शरीर चाहिए जिसमें मैं पुनः जीवित हो सकूं। लाखन अवाक रह गया। मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा। मुखिया ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जो कहा जा रहा है वही कर। तभी लाखन के होंठों से रक्त बहने लगा। मुखिया की दृष्टि उसे छू रही थी और इसके बाद वह गायब हो गया। अब लाखन समझ चुका था कि मुखिया की आत्मा को उसके अधूरे खजाने की चाह अब भी सताती है। वह कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, बल्कि कुलकाल देवता को प्रसन्न कर चुका था। मृत्यु के बाद वह एक शक्तिशाली आत्मा बन चुका था। ऐसा राक्षसी ब्रह्म राक्षस जिसे साधारण आत्मा से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त थी। लाखन की स्थिति दुविधापूर्ण थी। अगर वह मुखिया की बात मान लेता तो कुछ हिस्सा खजाने का उसे भी मिल सकता था, जिससे उसकी पत्नी, बच्चे और कबीले वाले सुखपूर्वक जीवन जी सकते। लेकिन यदि वह इनकार करता तो पूरे कबीले के लिए घातक सिद्ध होता। अंततः लाखन ने साधना प्रारंभ की। उसने श्मशान से एक घड़ी हुई लाश उठाई और मुखिया की आत्मा के निर्देशानुसार कार्य करता रहा। 3 दिन पश्चात उस लाश से दुर्गंध आने लगी। चौथे दिन रात के लगभग 2 बजे मुखिया की आत्मा उस मृत शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसकी आंखें रक्तवर्णी लालिमा से दहक रही थी और इस दृश्य ने लाखन के रोंगटे खड़े कर दिए, किंतु भयभीत होकर वह शांत बैठा रहा। मुखिया ने उसकी ओर देखा और कहा, शाबाश लाखन, तूने मुझे पुनः जीवित किया है। इसका पुरस्कार अवश्य मिलेगा। ये सुनकर लाखन की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई, क्योंकि वह भी तो धन का लोभी था। मुखिया और लाखन ने मिलकर साधना की और उस छुपे हुए धन को बाहर निकाल लिया। लेकिन अब मुखिया की आत्मा और भी प्रचंड हो गई थी। मृत्यु के पश्चात भी उसके भीतर जीवित रहने की तीव्र लालसा थी, जिसके चलते उसने एक एक कर कबीले के लोगों की बलि चढ़ानी शुरू कर दी। लाखन यह सब देखकर व्यथित था। उसे लग रहा था कि जो भी अनर्थ हो रहा है उसका प्रारंभ उसी से हुआ है। इस सोच ने उसे आंसुओं में डुबो दिया। एक दिन वह व्याकुल होकर काल भैरव के मंदिर में गया और भगवान से क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, मुझसे भारी अपराध हो गया है। मैंने ऐसा पाप कर डाला है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाएं, अन्यथा यह मुखिया की आत्मा मेरे पूरे कबीले का नाश कर देगी। लाखन रोज मंदिर में छिपकर जाता और रोते हुए प्रायश्चित करता। एक रात अपनी पीड़ा में वह पत्थर पर सिर पटकने लगा। क्यों मुझसे ऐसा पाप हुआ? वह सोचता रहा। उसे लगने लगा कि इस जीवन से तो मृत्यु ही बेहतर है। तभी
पूर्व मुखिया की पवित्र आत्मा प्रकट हुई। वह बोले, लाखन, मेरी मृत्यु अचानक नहीं हुई थी, मुझे धोखे से विष देकर मारा गया था और वही पापी मुखिया इसका कारण था। तुमने उसे पुनः जीवित कर बड़ी भूल की है। अब वह केवल धन का लालची नहीं रहा, उसे राक्षसी शक्तियां चाहिए। लाखन ने कसम खाई, मुखिया जी, मैं उसे मार दूंगा। परंतु पूर्व मुखिया की आत्मा ने कहा, लाखन, उसे कितनी बार मारोगे? वह पहले से ही मरा हुआ है, उसे समाप्त करना इतना सरल नहीं है। उसने अपनी शक्ति तुम्हारे दाहिने हाथ में कैद कर रखी है। जब तुमने तंत्र के माध्यम से उसे जागृत किया था, लाखन के हाथों में उस दुष्ट आत्मा ने अपनी जान कैद कर दी थी। व्याकुल होकर लाखन ने कहा, अब मैं क्या करूं मुखिया जी? आप मेरे गुरु समान हैं, कृपा कर कोई मार्ग सुझाएं। इस पर प्रथम मुखिया ने कहा, लाखन, तुम महाकाली की साधना करो, उन्हें आमंत्रित करो कि वे तुम्हारे भीतर प्रवेश कर उस पापी का संहार करें। जब वे तुम्हारे शरीर को छुएंगी, उनके शस्त्र तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। देवी के उस स्पर्श मात्र से उस दुष्ट की देह जलने लगेगी, क्योंकि केवल माँ काली ही इतनी प्रचंड शक्ति रखती है कि वह इस दुष्टात्मा का विनाश कर सके। लाखन ने प्रथम मुखिया के आदेशानुसार कदम उठाए। वह जानता था कि यदि यह बात वर्तमान मुखिया को पता चल गई तो वह उसे मारने में क्षण भर भी नहीं गंवानेगा। अपनी साधना के लिए लाखन ने एक सुरक्षित स्थान ढूंढा। अंततः कबीले से 10 कोस दूर स्थित एक हजारों वर्ष पुराना देवी का मंदिर उसे उपयुक्त लगा। इससे पवित्र स्थान कहीं और नहीं था। लाखन ने साधना शुरू की। समय बीतता गया। 3 महीने हो गए, परंतु माँ काली का प्रकट होना अब भी बाकी था। इसी बीच मुखिया को इसकी भनक लग गई। उसने लाखन को ढूंढ निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। जब लाखन गांव के आसपास नहीं मिला तो मुखिया ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से समय चक्र रचा, जिसके माध्यम से उसे लाखन की स्थिति दिख गई। वह तुरंत उस ठिकाने की ओर चल पड़ा जहां लाखन तपस्या कर रहा था। कुछ ही समय में वह पापी मुखिया मंदिर के निकट पहुंच गया। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश की कोशिश की, उसे जोरदार झटका लगा और वह 30-40 फीट दूर जा गिरा। मुखिया को यह भान हो गया कि लाखन मंदिर के अंदर है, तब तक वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्रोध में भरकर उसने कबीले वालों को मंदिर के समीप ले जाकर उनकी बलि देने का प्रयास किया, ताकि अपनी शैतानी शक्तियों को और प्रबल कर सके। लेकिन जैसे ही उसने हंसिया उठाया, उसका हाथ आगे नहीं बढ़ सका। इसका कारण लाखन की साधना से उत्पन्न ध्वनि और उसकी पवित्रता थी, जिसने उस स्थल को ऐसा अभयारण्य बना दिया कि पापी मुखिया की तमाम कुटिल चालें निष्फल हो रही थी। लाखन की सभी युक्तियां विफल हो रही थी। हारकर उसने अपनी आंखें खोली और साहसिक रूप से अपना हाथ काटकर मां काली के चरणों में अर्पित कर दिया, क्योंकि उसी में उस दुष्ट आत्मा की शक्ति कैद थी। इस कृत्य से वह पापी आत्मा छटपटाने लगी, पर इसका कोई निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ा। हाथ काटने से लाखन मूर्छित हो गया और मुखिया ने अपनी ताकतों का प्रयोग कर लाखन के शरीर को बाहर निकालने का प्रयास किया। उसी क्षण एक तीव्र आंधी उठी और उसके गर्भ से स्वयं मां कालरात्रि प्रकट हुई। उनकी भव्य उपस्थिति को देख दुष्ट मुखिया राक्षस का रूप धारण कर उठा। वह क्रूर आत्मा कुटिल स्वर में बोली, तो तुम आ ही गई इसको बचाने, पर यह भी तुम्हारी अंतिम यात्रा होगी। क्या तुम्हें मेरे सामर्थ्य का आभास है? इतना कहते हुए मुखिया ने मां काली की ओर हाथ बढ़ाया, परंतु मां काली ने उसकी यह धृष्टता सहन न की और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तत्पश्चात उसके आधे धड़ पर पांव रखकर उसे पूरी तरह से चूर चूर कर दिया। मुखिया का शरीर जलकर भस्म हो गया। गांव के लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने मां काली की जयकार से चारों ओर गूंज उठा दी, जिससे देवी शांत हो सके। मां काली ने फिर लाखन की ओर दृष्टिपात किया। उनके मात्र एक दृष्टि से लाखन का कटा हुआ हाथ पुनः जुड़ गया और वह चेतन हो उठा। होश में आते ही लाखन ने मां के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। मां काली ने उसे क्षमा करते हुए अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद से समस्त कबीला मंदिर के पास ही रहने लगा। जो धन प्राप्त हुआ था उसे लाखन ने सब में समान रूप से बांट दिया। सभी खुश और संतुष्ट थे। ये कथा इस बात का साक्षात प्रमाण थी कि लालच मनुष्य को किस हद तक गिरा सकता है।
पहले मुखिया ने अपने गुरु को जहर देकर छल से मारा, फिर स्वयं मुखिया बन गया और अंततः लोभ ने उसे राक्षस बना दिया। वास्तव में लोभी और कुटिल प्रवृत्ति के व्यक्ति की मुक्ति मरने के बाद भी सहज नहीं होती, क्योंकि उनकी आत्मा शैतान में परिवर्तित हो जाती है।